क्या नीट 2025 के एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज देखने को मिलेगा? क्या पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा हाई कट ऑफ को देखते हुए, या सिलेबस में कोई चेंज देखने को मिलेगा? तो बेटा मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, नीट 2025 एग्जाम में आपको ऐसा कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे क्वेश्चंस आपने 2024 में देखे, जो सिलेबस आपने 2024 में फॉलो किया, वही सिलेबस आपको 2025 में भी फॉलो करना है। कुछ चीजों का बस आपको ध्यान रखना है। पहला, कि पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। आपको बस एफिशिएंट प्रैक्टिस करके अपना रिवीजन इस तरीके से करना है कि एग्जाम में आपको सारे देखे हुए क्वेश्चन मिले। मैं हर साल अपनी क्लास में टॉप 1000 क्वेश्चन कराता हूं और आप देखोगे 90% एक्यूरेसी के साथ मैं नीट एग्जाम का पेपर प्रिडिक्ट करता हूं, और यही प्रिडिक्शन अब आप भी कर पाएंगे मेरे नीट क्वेश्चन बैंक की मदद से। हमने लगभग 10,000 सवाल आपके लिए बनाए हैं बायोलॉजी के, लगभग 5,000 सवाल केमिस्ट्री के, और लगभग 5,000 सवाल फिजिक्स के आपके लिए बनाए गए हैं। ये सभी सवाल एक एक एनसीईआरटी लाइन से निचोड़ के बनाया गया है, और इसमें हर तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखा गया है, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो। हर तरह के क्वेश्चन का एक प्रॉपर ब्लेंड आपको मिलता है। इन किताबों का फॉर्मेट हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं, और जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो हम एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी कराते हैं आपका। इन सभी क्वेश्चन के डिटेल्ड आंसर की और सॉल्यूशन आपको हमारी किताब में मिल जाती है, और साथ ही साथ आप हमारे फंडा बॉक्स ऐप पे इनका वीडियो सॉल्यूशन और इन ऐप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी किताब भूल जाते हैं तो। इन किताबों के साथ आप अगर हमारा पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर का कॉम्बो भी परचेज कर लेते हैं तो आपकी पूरी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। मतलब आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए, आपने पीवाईक्यू किया, आपने एग्जाम्पलर किया, और इसके बाद आप नीट एग्जाम देने जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको देखे हुए मिलेंगे। ये एफिशिएंट क्वेश्चन सीरीज हमने आपके लिए बनाई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इररिलेवेंट सवाल करने में, और एग्जैक्टली जहां से पेपर बन सकता है उन सभी टॉपिक को कवर करके एक कैप्सूल के फॉर्म में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट आपके लिए बनाया गया है। तो फटाफट नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और आज ही इस बुक की मदद से अपनी नीट 2025 की जर्नी में चार चांद लगा लीजिए। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम अपने नेक्स्ट यूनिट में पहुंच चुके हैं जो कि प्लांट फिजियोलॉजी, और उसका पहला चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। और आज हम करेंगे इसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करें हम अपने पहले चैप्टर के ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। और अपना पहला क्वेश्चन है, वन साइंटिस्ट कल्चर क्लेडोफोरा। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लेडोफोरा को कल्चर किया इन सस्पेंशन ऑफ एजोटोबैक्टर। और एजोटोबैक्टर है क्या? हमारा एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। एंड एलिमिनेटेड द कल्चर बाय स्प्लिटिंग लाइट थ्रू प्रिज्म। इन्होंने लाइट स्प्लिट किया प्रिज्म से। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि अगर ये प्रिज्म है, ठीक है, तो यहाँ से लाइट, सनलाइट आई और उसको स्प्लिट किया तो वो 7 कलर्स में हमारी स्प्लिट हो जाएगी। विबग्योर जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, वी से वॉयलेट, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, इन कलर्स में हमारी स्प्लिट हो गई। उन्होंने देखा ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ, कि हमारा जो बैक्टीरिया है वो इनमें से किसी एक रीजन में हमारे जाके एक्यूमुलेट हो गया। ठीक है, तो पहले ये बता दो ये साइंटिस्ट कौन थे, कि ये किसका एक्सपेरिमेंट, दैट इज एंगलमैन। एंगलमैन सर ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि सनलाइट जो थी उसको प्रिज्म से पास कराया और हमारी सनलाइट स्प्लिट हो गई। अब ये जो सनलाइट है ये कहाँ पे, ये जो स्प्लिटिंग है यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एक एल्गी है जो कि है क्लेडोफोरा, फिलामेंटस क्लेडोफोरा। दिस इज क्लेडोफोरा।
और सस्पेंशन किसका है, हमारे एरोबिक बैक्टीरिया का है जो कि एजोटोबैक्टर। अब देखो होगा क्या कि हमारी सनलाइट पड़ी तो हमारी जो क्लेडोफोरा है वो क्या है, फोटोसिंथेटिक एल्गी है। अब फोटोसिंथेटिक एल्गी क्या करेगी, सनलाइट से हमारी O2 बनेगी, मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, O2 का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब ये देखो कि होगा कहाँ मैक्सिमम में, उन्होंने देखा अब एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ पे एक्यूमुलेट ज्यादा करेगा, जहां पे उसको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। और ऑक्सीजन जहां कहाँ पे मिलेगी, जहां पे हमारी फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है, जहां पे यील्ड ज्यादा है, और वो कौन सा रीजन है हमारा, ब्लू रीजन में, ठीक है, और हमारे रेड रीजन में, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि एरोबिक बैक्टीरिया है वो जाके एक्यूमुलेट हो गई है, क्यों, क्योंकि वहां पे जो फोटोसिंथेसिस उसकी यील्ड ज्यादा है। और इसी को कहते हैं कि हमारे एंगलमैन सर ने क्या दिया था, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे आंसर कौन सा सही है, ब्लू एंड रेड लाइट। क्या हमारे जो बैक्टीरिया है वो कहाँ पे एक्यूमुलेट हुई है, हमारे ब्लू एरिया में एक्यूमुलेट हुई है और रेड में एक्यूमुलेट हुई है। क्या ये चीज क्लियर है कि हमारी फोटोसिंथेसिस कौन से रीजन में ज्यादा होती है, ब्लू और रेड में। क्लियर है, आगे चले, क्या ये समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय। यहाँ पे देखो कि हमने जो फोटोसिंथेसिस पढ़ी है उसमें तो हमने देखा है कि H2O, CO2, यहाँ से C6H12O6 बन गया, O2 हमारी इवॉल्व हो गई। देखो पहले मैं क्लियर कर देती हूँ, ये एक्सपेरिमेंट, ये जो रिएक्शन है ये पूरी रिएक्शन नहीं, ठीक है, पहली चीज, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे होता है और यहाँ पे भी H2O मॉलिक्यूल होते हैं, इसको कहते हैं फुल रिएक्शन, ठीक है। अब ये बताओ कि हमने तो ये पढ़ा था ना, लेकिन ये होता किस में बच्चे, हायर प्लांट्स में। हायर प्लांट्स में हमारी ऐसी फोटोसिंथेसिस देखी जाती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जहां पे हमारे ऑक्सीजन H2O से नहीं आती, वहां पे होता क्या है, जैसे H2S या मैं यहाँ पे लिख लूं H2A, ठीक है, तो होगा क्या, प्लस CO2 और यहाँ पे A बनेगा और O2 इवॉल्व हो जाएगी, AH2, सॉरी यहाँ पे बनेगा क्या, दोबारा लिख देती हूँ, हमारी A बनेगा, मतलब जो हमारा H2O है उसमें से हम क्या देख रहे थे, ऑक्सीजन क्या हो जा रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा कि A का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और C का, कार्बन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एक्सपेरिमेंट। अब इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे कहीं पे भी O2 इवॉल्व नहीं हुई, क्योंकि हमारे H2O की जगह हमारे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में सल्फर सोर्स यूज होता है, तो क्या होगा, सल्फर बनती है ना कि ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर H2S कर रहे हैं तो यहाँ पे S बनेगा, ठीक है, इस तरीके से, तो हमारी क्या है, O2 इवॉल्व नहीं होगी। क्या ये चीज क्लियर है। मेन बात ये थी, बस वो H2O को यूज नहीं कर रहे हैं एज इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, कोई और सोर्स यूज करते हैं, इसलिए ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसा होता है किसमें, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। अगर बाकी एग्जाम्पल्स देखिए तो इन सभी में ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है, मतलब यहाँ हर जगह O2 इवॉल्व होगी। क्यों, इन्होंने H2O को यूज किया था CO2 के साथ में। क्या ये चीज क्लियर है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो, और आगे देखेंगे हम क्वेश्चन फ्रॉम द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि आपको पता है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है क्या, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब उसमें होता क्या, देखो पहला क्वेश्चन देखो, स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट्स कंटेन्स। देखो हमारे हायर प्लांट्स में स्ट्रोमा में क्या होता है, पहले बता दो स्ट्रोमा होता क्या है। सपोज ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में बच्चे हमारे थैलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो मिलके ऐसे ग्रेना बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्ट्रोमा है जो ये फ्लूइड मैट्रिक्स है, फ्लूइड मटेरियल है, लेकिन देखो ध्यान से, फोटोसिंथेसिस में होंगे दो स्टेप, एक तो लाइट रिएक्शन, ठीक है, एक हम कहते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन,
ठीक है। लाइट रिएक्शन में हो गया क्या कि क्लोरोफिल है, लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और है ना एटीपी बना रहा है, और ये होती कहाँ है, हमारे थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में। तो लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में हो रही है। क्लियर है? इसी को हम क्या कह रहे हैं बच्चे, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। ठीक है, जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होंगी। क्लियर है? अब आगे देखो कि इतना तो समझ आ गया कि लाइट, जो हमारी लाइट रिएक्शन वो कहाँ हो रही है। अब दूसरा देखो, दूसरा है डार्क रिएक्शन। देखो हम डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइट इंडिपेंडेंट माना हमने, लेकिन ध्यान से सुनना, ये पहले मानते थे लेकिन अब हम मानते हैं कि इनडायरेक्टली ये लाइट डिपेंडेंट होती, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट होती हैं। पर हम पहले से पढ़ते आए हैं, डार्क रिएक्शन को हम कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, और डार्क रिएक्शन कहाँ होती हैं, स्ट्रोमा में होती हैं। स्ट्रोमा में कहाँ, यहाँ पे हमारी डार्क रिएक्शंस हो रही होंगी क्या कि हमारा एक स्टेप पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। कि हमारा अगर हेक्सोस शुगर बन रही है तो कहाँ बनेगी, हमारे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में बन रही है। ये सारी रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा में, जो कि है क्या, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। ठीक है, आगे चले, आगे क्वेश्चंस करेंगे पिगमेंट्स। देखो मैंने बताया था लाइट रिएक्शन में कि हमारे क्लोरोफिल है या और जो पिगमेंट्स है वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब उन्हीं पिगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप इफेक्ट हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ। इन्होंने बोला इमर्सन सर के जो एनहेंसमेंट इफेक्ट और रेड ड्रॉप इफेक्ट था, इसके कंक्लूजन से हमें क्या मिला। ठीक है, पहले मैं एक्सपेरिमेंट बता दूं तो इन्होंने देखा कि जब वो लाइट दे रहे थे अराउंड 660 टू 680, तो हमारा जो O2 यील्ड थी ये इतनी थी। ठीक है, जब उन्होंने दी 700 710 के अराउंड, तो उन्होंने देखा कि हमारी O2 यील्ड इतनी है, O2 यील्ड। ठीक है, हम एक्शन स्पेक्ट्रा कहें, अगर फोटोसिंथेसिस का हमें रेट हमें जानना होता है तो हम O2 कितनी इवॉल्व हो रही है ये देखते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। अब उन्होंने देखा कि जब इन दोनों को साइमल्टेनियसली दिया तो इनका इफेक्ट क्या था, A और प्लस AB है, तो इसका टोटल इफेक्ट बच्चे मोर देन A प्लस B आया। मतलब हमें ऐड करके इतना आता, लेकिन उन्होंने देखा कि जब दोनों को साइमल्टेनियसली करें तो यील्ड ज्यादा आ रही है। तो इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि हमारे दो फोटो सिस्टम वर्क कर रहे हैं, एक जो अप्रोक्स 680 पे वर्क करता है और एक जो हमारा 700 पे। तो हमारे दो फोटो सिस्टम वर्क कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, और ये किसने प्रूव किया था, इमर्सन सर के एनहेंसमेंट इफेक्ट ने प्रूव किया था। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, डी हमारा सही ऑप्शन। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो, विच फ्रैक्शन ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ सोलर रेडिएशन आर प्राइमरीली एब्जॉर्ब्ड बाय कैरोटेनॉइड्स ऑफ द हायर प्लांट्स। देखो हायर प्लांट्स में देखो हमारे कौन से पिगमेंट्स हैं, एक तो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीन्स है, ठीक है, और ज़ैंथोफिल्स है, जो हमारे प्राइमरीली वर्क करते हैं और पार्ट है फोटो सिस्टम का। ठीक है, अब फोटो सिस्टम में देखो ये दोनों हैं बच्चे कैरोटेनॉइड्स, मिलके क्या कहते हैं वो, कैरोटेनॉइड्स कहते हैं। और मेनली ये किस टाइम पे हमारी बच्चे, ये 470 टू 520 तक अप्रोक्स नैनोमीटर तक ये लाइट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और ये रीजन कौन सा है, वॉयलेट एंड ब्लू रीजन की जो लाइट है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही है, वॉयलेट एंड ब्लू। ठीक है, आगे चले, आगे देखो, नेक्स्ट देखो, विच एलिमेंट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ पोरफायरिन रिंग इन द क्लोरोफिल। अगर मैं स्ट्रक्चर बता दूं क्लोरोफिल का, तो होता क्या है कि ऐसे हमारे पोरफायरिन हेड होता है और ऐसे फाइटोल चेन होती है। ठीक है, मेंशन कर देती हूँ, दिस इज पोरफायरिन, पोरफायरिन हेड, ये हम क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। और एक है फाइटोल चेन, फाइटोल चेन या टेल कह लो। ठीक है, अब होता क्या है कि पोरफायरिन हेड जो है वो 4 पायरोल रिंग्स का बना है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं,
4 पायरोल रिंग्स का बना है, ठीक है। और उसके सेंटर में कौन सा आयन होता है? मैग्नीशियम आयन होता है। और जो हमारा ये पोरफायरिन हेड है, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे लाइट एब्जॉर्प्शन के लिए। क्लियर है? यहाँ पे रहता क्या है? टेट्रा पायरोल, ठीक है। और फाइटोल चेन जो कि एक हाइड्रोफोबिक चेन है कार्बन्स की। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही है? हमारा मैग्नीशियम सही है। ये क्वेश्चन हमारे क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर से था, ठीक है। याद रखिएगा, पोरफायरिन हेड होता है, फाइटोल चेन होती है। पोरफायरिन हेड में सेंट्रल में हमारा मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है जो चारों रिंग्स को जोड़ रहा है। और फाइटोल चेन हाइड्रोफोबिक होती है। क्लियर है? और जो मेन एब्जॉर्प्शन है वो किसकी वजह से हो रहा है? पोरफायरिन हेड की वजह से हो रहा है, ठीक है। इतना डिटेल हमारे 1997 2003 में आता था। इतने डिटेल क्वेश्चन अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे जाते। आगे चलते। लाइट रिएक्शन का बच्चे बता दो सीधे से मतलब कि इसमें क्या है? 2 फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 जो हमारे 680 नैनोमीटर पे मेजरली एब्जॉर्ब करता है लाइट, और फोटो सिस्टम 1 700 नैनोमीटर पे। और दोनों ही अगर हम रेडॉक्स स्केल पे देखें तो हमारी जो लाइट रिएक्शन है वो Z स्कीम बनाती, ऐसा हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम ये देखेंगे फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 कैसे इन्वॉल्व है हमारे लाइट रिएक्शन में। और लास्ट में हम देखते क्या बनता क्या है? NADP से NADPH2, ठीक है। और क्या होता है? हमारे ATP की फॉर्मेशन होती है। ये दोनों हमारे एसिमिलेटरी पार्ट्स होते हैं और किसके रिजल्ट होते हैं? लाइट रिएक्शन के। क्लियर है? आगे देखिए, अगला अपना टॉपिक है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में ऑलरेडी बता चुकी हूं। अगर बात करते हैं लाइट रिएक्शन, क्योंकि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हो रही हैं, और उसमें भी अगर हम बताएं कि स्पेसिफिकली क्या, देखो पहली चीज तो याद रखना लाइट एब्जॉर्प्शन होगी, लाइट एब्जॉर्प्शन। और बच्चे लाइट एब्जॉर्प्शन किसकी हेल्प से होगी? हमारे पिगमेंट्स और प्रोटीन्स की हेल्प से होगी, पिगमेंट्स और प्रोटीन्स, ठीक है। बनते क्या है? फोटो सिस्टम 2 वर्क करेंगे, एक फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1, ठीक है। फोटो सिस्टम 2 की मैं बताऊं तो 680 नैनोमीटर पे हमारी लाइट एब्जॉर्प्शन होती है, और फोटो सिस्टम 1 पे 700 नैनोमीटर पे। क्लियर है? एक तो ये इवेंट है कि लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं हमारे फोटो सिस्टम। दूसरा इवेंट है हमारे यहाँ वाटर स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। वाटर स्प्लिटिंग का मतलब है कि H2O हमारा ब्रेक डाउन होके क्या बनाता है? O2 और H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये रिएक्शन कहाँ हो रही है? फोटो सिस्टम 2 में, 2 के पास हो रही है, इनर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, मतलब टुवर्ड्स द ल्यूमन साइड हो रही है। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि O2 इवोल्यूशन होगा। देखो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि O2 बन रही है, O2 इवॉल्व हो रही है कहाँ? फोटो सिस्टम 2 टुवर्ड्स द ल्यूमन साइड, ठीक है। और फोर्थ इवेंट है हमारा ATP और NADPH प्रोडक्शन का। ये जो हमारी एसिमिलेटरी पार हैं ये बनेंगी कैसे? कैसे हमारा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा फोटो सिस्टम 2 से प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम B6, फिर प्लास्टोसाइनिन और PS1, और बाद में हमारे बनेगा क्या? ATP और NADPH। ये पूरी रिएक्शन होती है। और अगर इसकी लोकेशन की मैं बात करती हूँ तो कहाँ पे है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि हमारी लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होती है। क्या ये चीज क्लियर है? आगे चलें, अब अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, लाइट रिएक्शन इन PS2 हैज एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट। देखो लाइट रिएक्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे PS2 में हमारा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस पे होती है बच्चे? 680 नैनोमीटर, ठीक है। देख लेना, ध्यान से देखना, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम यहाँ पे होती है। लेकिन अगर मैं बताऊं कि हायर क्लास में पढ़ते हैं कि 680 से पहले की जो हमारी 600, इस टाइम पे भी हमारी लाइट एब्जॉर्प्शन होती है, पर मैक्सिमम कहाँ पे होगी? 680 नैनोमीटर। तो PS2 680 नैनोमीटर, PS1 700 नैनोमीटर, ठीक है। PS 700 नैनोमीटर पे कौन सा फोटो सिस्टम मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखाता है? PS1।
क्या ये चीज क्लियर है? आगे चलें, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था हमारा। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनता है। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, एटीपी बनेगा और NADPH बनेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको दिखाऊं इस तरीके से, ये देखो, ये हमारी लाइट रिएक्शन की। अब इसमें देखो, ध्यान से देखना, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा फोटो सिस्टम 2 वर्क कर रहा है और ये फोटो सिस्टम 1 वर्क कर रहा है, ठीक है। फोटो सिस्टम के टुवर्ड्स ल्यूमेन साइड H2O ब्रेक डाउन करके O2 बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और बच्चे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करेंगे, जिसमें आएगा प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, और उसके बाद आएंगे फोटो सिस्टम 1, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन पास करेगा वो कहाँ पे जाएगा, FNR जो रिएक्शन है, हमारा जो एंजाइम है, वहां से बच्चे NADP पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन वो जो एब्जॉर्ब करेगा और क्या बनाएगा, NADPH। तो यहां से बता दो क्या क्या बन रहा है, NADPH बन रहा है, क्लियर है, हमारा O2 बन रहा है, और यहाँ पे इस रिएक्शन की वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट, और उस प्रोटॉन ग्रेडियंट की हेल्प से हमारा बनता है ATP। तो हमारे ये तीनों चीजें बन रही हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे एक और हो गया O2, तो यहाँ पे ATP बन रहा है, NADPH बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, पर NADH नहीं बन रहा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, B हमारा सही ऑप्शन। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि इनमें से लाइट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, हमारे पिगमेंट, और उसमें स्पेसिफिकली अगर मैं बात करती हूँ तो हमारा क्लोरोफिल A। और हमारे रिएक्शन सेंटर की बात करें तो रिएक्शन सेंटर में कौन सा हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल A प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ जहां से हमारी जो एनर्जी है वो लाइट एब्जॉर्ब होती है और इलेक्ट्रॉन पास करता है, इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मूव करेगा, क्लियर है। तो लाइट एब्जॉर्प्शन कौन कर रहे हैं, हमारे क्लोरोफिल कर रहे हैं, क्लियर है ये चीज। अगर मैं आगे बताऊं तो ये देखो, ऐसे सिस्टम होता है, ये हमारे पिगमेंट्स मॉलिक्यूल हैं जिसमें कैरोटेनॉइड्स और हमारे क्लोरोफिल A क्लोरोफिल B प्रेजेंट है, ठीक है। इन सब की चीज बता दो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे एक्सेसरी पिगमेंट्स है क्लोरोफिल A क्लोरोफिल B और कैरोटेनॉइड्स। यहाँ पे बच्चे ये हमारा रिएक्शन सेंटर है, ठीक है। रिएक्शन सेंटर पे हमारा क्लोरोफिल A प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ से एनर्जी पास ऑन होके कहाँ जाएगी, क्लोरोफिल A के पास जाएगी, और वहां से हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, क्लियर है कैसे सिस्टम वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो गया, क्लोरोफिल A सही हो गया। आगे चले, आगे देखो, द फर्स्ट स्टेप फॉर इनिशिएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी, इनिशिएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस में पहला स्टेप क्या है, देखो फोटोसिंथेसिस का सबसे पहला लाइट एब्जॉर्प्शन, कि लाइट एब्जॉर्ब हो, इलेक्ट्रॉन हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मूव करे। तो पहला स्टेप है बच्चे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, क्लियर है। ये ATP फॉर्मेशन, ग्लूकोज फॉर्मेशन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर तो बाद में होगा, सबसे पहले हमारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। आंसर कौन सा हो गया, B हमारा सही हो गया। आगे चलो, NADPH2 इज जनरेटेड थ्रू, फिर से हम उस डायग्राम की तरफ चले। यहाँ पे देखो कि NADPH ये जो हमारा है ये कहाँ पे बना है, देखो फोटो सिस्टम 1 की वजह से बना, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन बाद में मूव करता है वो NADP पॉजिटिव के पास जाता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सिस्टम सही है, फोटो सिस्टम 1। लाइट एब्जॉर्ब कौन से पे करेगा, मैक्सिमम 700 नैनोमीटर पे, क्लियर है। आगे चले, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स एक्ट्स एज रिएक्शन सेंटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये मैं अभी बता चुकी हूँ। देखो हमारे अगर फोटो सिस्टम की बात करें तो रिएक्शन सेंटर क्या है, क्लोरोफिल, ठीक है, स्पेसिफिकली क्लोरोफिल। और हमारा जो पिगमेंट क्या है, P700 को या P680, तो यहाँ पे P680 है नहीं, हमारा रिएक्शन सेंटर किससे डिनोट कर रहे हैं, P700, क्लियर है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, C ऑप्शन सही है,
आगे चलो, आगे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर केमियोस्मोसिस। अब यहाँ पे देखो केमियोस्मोसिस, देखो एटीपी फॉर्मेशन के लिए जो केमियोस्मोटिक थ्योरी दी गई थी उसमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट थी? प्रोटॉन ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे भी लिखा है इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, ये भी गलत हो गया। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी प्रोटॉन ग्रेडियंट की, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए थी? एक मेम्ब्रेन चाहिए थी, ठीक है, और मेम्ब्रेन में हमारा प्रोटॉन पंप प्रेजेंट हो जहां से हमारे H पॉजिटिव पास हो सके, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे एटीपी सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? एटीपी सिंथेस चाहिए, ना कि एनएडीपी सिंथेस। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है? बी हमारा सही ऑप्शन, ठीक है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देख लो। Which one of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemiosmosis? देखो इसमें लिखा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस, अब देखो रिडक्शन ऑफ NADP to NADPH ऑन द स्ट्रोमल साइड ऑफ मेम्ब्रेन, हमारी यही होता है, स्ट्रोमल साइड ऑफ मेम्ब्रेन में हमारा NADP पॉजिटिव से NADPH बन जाता है, सही चीज है। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, हाँ देखो प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा तभी तो ATP बनेगा, ये भी सही बात है। ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, गलत, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट हमारा बनता ही नहीं है तो ब्रेक डाउन कैसे होगा? तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई, नॉट ट्रू ही पूछा था, आंसर हमारा यही है। लेकिन आगे देखेंगे, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा, हमारे जब हमारे H पॉजिटिव स्ट्रोमा की साइड मूव करेंगे तभी तो एटीपी सिंथेस होगा, मतलब एटीपी की सिंथेसिस होगी। तो यहाँ पे कौन सी चीज सही है? हमारी स्टेटमेंट सी गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। Which of the following statement is incorrect? इनमें से ये बताओ इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। पहले देखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व्स बोथ PS1 एंड PS2, ये चीज बच्चे हो गई है गलत, ठीक है। हमारे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हमारा एटीपी बनेगा, एक तो बस ये याद रखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ एटीपी बनता है, ना तो O2 इवॉल्व होगा, ना NADPH2 बनेगा, क्लियर है। पहली चीज सिर्फ एटीपी बनेगा और सिर्फ एक फोटो सिस्टम वर्क करता है जो कि PS1, जो कि 700 नैनोमीटर पे हमारी लाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। डायग्रामेटिकली देखिए, यहाँ पे देखो होता क्या है कि हमारे फोटो सिस्टम, देखो मूवमेंट कैसी होती है हमारे इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, वहां से हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मूव करेंगे और फिर हमारे फोटो सिस्टम 1 में। लेकिन ये है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, क्यों? क्योंकि हमारे साइक्लिक में होता क्या है कि हमारे P700 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक जो हमारा इलेक्ट्रॉन गया है वो वापस एंटर कर जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है। जो यहाँ पे NADPH की फॉर्मेशन होनी थी वो नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे वापस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मूव कर जाएगा और इसकी वजह से सिर्फ ATP बनता है, ठीक है, ना ही NADPH2 और ना ही O2। क्या ये चीज क्लियर है? अगर यहाँ पे देखो, अगर इस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे होगा क्या कि ये इस तरीके से ऐसे मूव करेगी हमारी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या ये चीज क्लियर है? आगे चले तो हमारी स्टेटमेंट ए तो गलत हो गई। आगे देखो, बोथ एटीपी एंड NADPH आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। मैंने बताया था कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में एटीपी बनेगा, NADPH2 भी बनेगा और O2 भी बनेगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। स्ट्रोमा लेमुले हैज PS1 ओनली एंड लैक NADP रिडक्टेज। देखो हमारे स्ट्रोमा लेमुले में PS2 नहीं होता, सिर्फ PS1 होता है, ठीक है, और ATP सिंथेज हमारा एंजाइम प्रेजेंट होता है, NADP रिडक्टेज नहीं होता और ना ही बच्चे हमारा PS2 होता, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ग्रेना लेमुले हैव बोथ,
देखो ग्रेना लेमेले और स्ट्रोमा लेमेले, आपको कंफ्यूजन आई होगी। अब देखो होता क्या है कि अगर ये थाइलेकॉइड है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये जो हमारे ये है हमारे ग्रेना लेमेले, और अगर इनको कनेक्टिंग जो हमारे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं स्ट्रोमा लेमेले, तो स्ट्रोमा लेमेले में हमारे से PS1 है और ग्रेना लेमेले में हमारे PS1 PS2 दोनों है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। हमसे पूछा था इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है हमारी स्टेटमेंट ए, जिसमें लिखा है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में दोनों होंगे, पर होगा क्या, सिर्फ फोटोसिस्टम 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, देखो प्लास्टोक्विनोन किसका पार्ट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। होता क्या है कि हमारा ये फोटो सिस्टम 2 है, हमारी लाइट एब्जॉर्प्शन हुई, एक्साइटेशन हुई, ठीक है, फोटो सिस्टम 2 एक्साइटेड हुआ, वहां से इलेक्ट्रॉन पास करता है प्लास्टोक्विनोन में, और यहाँ पे हमारी प्लास्टोक्विनोन साइकिल रहती, ठीक है, इस तरीके से। यहां से हमारा इलेक्ट्रॉन पास करेगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ठीक है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में हमारा चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, वहां से इलेक्ट्रॉन पास करेगा प्लास्टोसाइनिन जो कि एक मोबाइल हमारा प्रोटीन है, और वहां से इलेक्ट्रॉन जाता है PS1 के पास, जो कि फिर से सनलाइट एब्जॉर्ब करता है और हमारा एक्साइटेड हो जाता है, और उस एक्साइटेड से इलेक्ट्रॉन जाता है फेरेडॉक्सिन के पास, और फेरेडॉक्सिन से FNR से, और वहां से बनता है NADP, रुको, यहां से देखो NADP पॉजिटिव से NADPH, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी देखो Z स्कीम को मैंने दिखाया नॉन फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को, ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अब इसमें आप ही बता दो कि हमारा प्लास्टोक्विनोन कहाँ पे है, प्लास्टोक्विनोन PS2 और साइटोक्रोम B6F के B6F कॉम्प्लेक्स के बीच में है, तो आंसर कौन सा सही है, हमारा A ऑप्शन सही है। क्लियर है, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो, इन अ क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन, देखो यहाँ पे आप सीखेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट, कि हमारे क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है अक्रॉस द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। कैसे, कि हमारे ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में हमारी H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन इज ज्यादा, जिसकी वजह से हमारे ल्यूमेन में pH क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा कंपेयर टू स्ट्रोमा। अब ये होता कैसे है ये हम देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिखा रखा है, कैसे कि हमारे H2O स्प्लिटिंग हुआ, O2 बना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किया और प्लास्टोक्विनोन, ठीक है, यहाँ से प्लास्टोक्विनोन से हमारे साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइनिन, और वहां से PS1 फेरेडॉक्सिन, फिर FNR, और वहां से बना NADPH। तो ये देखो हमारे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लेकिन अब यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है हमारे ल्यूमन, देखो ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, ये हमारे बीच में ये जो कैविटी है ये है हमारी थैलेकॉइड ल्यूमन। ये कह रहे हैं कि थैलेकॉइड ल्यूमन में हाई H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन है। अब ये है कैसे, ये 3 रीजन दे रखे हैं। पहला रीजन ये है कि जो H2O है उसकी स्प्लिटिंग से H पॉजिटिव बना, और ये स्प्लिटिंग क्या कहाँ हुई, टुवर्ड्स द ल्यूमेन, तो H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन ल्यूमेन में ज्यादा हो गई पहला। दूसरा कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है प्लास्टोक्विनोन से, जो कि एक प्रोटॉन कैरियर है, तो उसकी वजह से भी देखो बाहर से H पॉजिटिव आ रहा है और अंदर, जिसकी वजह से बाहर से H पॉजिटिव अंदर आ गया, तो यहाँ से देखो फिर से H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई। दूसरी चीज, तीसरी देखो हमारा NADPH कहाँ बन रहा है, टुवर्ड्स द स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा में H पॉजिटिव जो फ्रीली प्रेजेंट थे वो NADP के साथ एसोसिएट होके NADPH बना लेते हैं, जिसकी वजह से बाहर H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन कम हो गई। अब हुआ क्या, ओवरऑल क्या हुआ कि H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन हमारे ल्यूमेन में ज्यादा हो गई इन 3 स्टेप्स पे,
ठीक है। अब इसका फायदा देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो चला, इलेक्ट्रॉन तो मूव किया हमारे प्रोटीन से। अब इसका फायदा हुआ कि H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई। अब ये फायदा कैसे कि हमारे यहाँ पे ATP सिंथेज है, मेम्ब्रेन में हमारा ATP सिंथेज प्रेजेंट है, जहां से H पॉजिटिव जो हमारे हैं ये पास करते हैं, और ये है C0 और ये है C1, ठीक है। हमारे जो ATP सिंथेज से ATP बनेगा, जैसे हमारे CF0 से हमारे मॉलिक्यूल पास करेंगे और CF1 से बच्चे हमारा ATP बनेगा, ठीक है। प्रोटॉन ग्रेडियंट और हमारी मेम्ब्रेन और हमारे ATP सिंथेज से हमारे जैसे जैसे H पॉजिटिव पास कर रहे हैं ATP की सिंथेसिस हो रही है। तो यह चीज क्लियर हुई कि हम जो कहते हैं लाइट रिएक्शन में एक तो बना O2, एक बना NADPH और ATP फॉर्मेशन। तो हमारे जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसमें ये तीनों प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। फिर दूसरी टर्म आई थी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। मैंने बताया था साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में PS1 से जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाना था वो नहीं जाएगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से सीधा इस यहाँ पे मूव कर जाता है और इस तरीके से हमारी साइकिल चलती रहती है। अब इसकी वजह से बच्चे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हमारे ल्यूमन में ज्यादा होगी, ठीक है। ना तो NADPH बनेगा ना हमारा O2 बनेगा, पर H पॉजिटिव तो अंदर आएंगे ना, जिसकी वजह से हमारा ATP बनेगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि PS1 से साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, सिर्फ ATP बनता है, ना NADPH ना O2। क्या ये चीज क्लियर है? क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्लियर है? क्या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्लियर है? क्या साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्लियर है? ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते। तो यहाँ पे था इन क्लोरोप्लास्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ मिलते हैं? ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड में। ऑप्शन डी हमारा सही हो गया, ठीक है। आगे के क्वेश्चन देखो, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4, सिलेक्ट द राइट ऑप्शन हैविंग बोथ करेक्ट स्टेटमेंट। हमें ये बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। पहले देखो, Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ PS1 ओनली। गलत। हमारे Z स्कीम में PS2 और PS1 दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? गलत हो गई। ओनली PS1 इज फंक्शनल इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। बिल्कुल, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ PS1 हमारा फंक्शनल रहता है, और क्या सिर्फ ATP बनता है, ना NADPH2 और ना O2 क्या बनेगा, सिर्फ ATP बनेगा। तो स्टेटमेंट 2 तो सही है, 1 गलत है। आगे देखो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिजल्ट्स इनटू सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH2। गलत। अभी मैंने बताया था सिर्फ ATP बनेगा, NADPH2 नहीं बनेगा, तो ये भी क्या हो गई है? गलत हो गई। आगे देख लो, स्ट्रोमा लैमेले लैक PS2 एज वेल एज NADP, ठीक है। मैंने बताया था एक होते ग्रेना लैमेले, एक होते स्ट्रोमा लैमेले। स्ट्रोमा लैमेले में सिर्फ हमारे PS1 होते हैं, ना तो PS2 ना NADP। तो हमारी 4th स्टेटमेंट सही हो गई। सही कौन से? सेकंड और 4th। आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे चले, आगे चले, आगे देखो, पहला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। अभी मैंने बताया था कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में NADPH2 भी नहीं बनता, O2 भी नहीं बनता, सिर्फ प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट से हमारा क्या बनेगा? ATP बनेगा। तो आंसर कौन सा सही है? सी हमारा सही है, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 2। देखो, फोटोसिस्टम 2 में जब एक क्लोरोफिल एक्साइट हो जाता है तो वहां का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? हमारे क्यूनोन में जाता है, प्लास्टोक्यूनोन में। ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है। यहाँ पे देख लो कहाँ पे मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन? हमारा प्लास्टोक्यूनोन में। तो यहीं से चीज क्लियर हो चुकी है कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है। प्लास्टोक्यूनोन से हमारा फिर साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में जाएगा, फिर प्लास्टोसाइनिन, फिर PS1, और उसके बाद जाएगा फेरेडॉक्सिन। तो यहाँ पे कौन सा सही है? ए सही है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्कुल ध्यान से याद कर लेना। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो, इन फोटोसिस्टम 1
द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज, देखो हमारे फोटो सिस्टम 1 में हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बच्चे, यहाँ पे ऑप्शंस देखो, आयरन, सल्फर, प्रोटीन, फेरेडॉक्सिन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन। तो आपके दिमाग में आएगा कि फोटो सिस्टम 1 से हमारा कहाँ पे जा रहा है, फेरेडॉक्सिन पे जा रहा है, लेकिन वो क्या है, गलत है, क्योंकि फेरेडॉक्सिन से पहले भी हमारा एक FRS कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग, ठीक है। और ये क्या है बच्चे, एक आयरन सल्फर प्रोटीन है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही है, ए सही है। ये हमारा PS1 से हमारा FRS के पास जाएगा, वहां से फेरेडॉक्सिन के पास जाएगा, और वहां से FNR के पास जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? फिर से ये बहुत हमारा डिटेल्ड क्वेश्चन था, क्योंकि AIPMT 2006 में आया था। अब ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है। यहाँ पे ऑप्शन देख लो अपना, ए सही है, ठीक है। आगे चलो, अगला देखो, केमियोस्मोटिक थियरी ऑफ ATP सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन। देखो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो हमारा ATP सिंथेसिस हो रहा है, वो किसके बेस पे हो रहा है, हमारे प्रोटॉन ग्रेडियंट के बेस पे हो रहा है। कि हमारे मेम्ब्रेन की दोनों अगर साइड की बात करें, तो वहां पे एक साइड ज्यादा H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन है, एक साइड कम है। क्या बन रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है। आगे देख लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन, तो फॉस्फोरिलेशन तो हो गया हमारा ATP सिंथेसिस। देखो फॉस्फोरिलेशन से तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमारे ATP फॉर्मेशन की बात हो रही है, पर यहाँ पे देखो फोटो की, ठीक है। फोटो मतलब हमारे फोटोन से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइट रिएक्शन, लाइट एनर्जी से। और लाइट एनर्जी हमारी हेल्प होती है केमिकल एनर्जी बनने में। ये सब कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ADP इनऑर्गेनिक PO4, और लाइट रिएक्शन से क्या बनता है, ATP बनता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, हमारा बी ऑप्शन सही है। क्लियर है? अगर मैं एलिमिनेट करती जाऊं, आगे देखो यहाँ पे तो AMP और ADP लिखा है, क्या आना चाहिए, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आना चाहिए, ये गलत हो गया। यहाँ पे लाइट रिएक्शन नहीं लिखा है, फोटो फॉस्फोरिलेशन है, तो लाइट रिएक्शन तो चाहिए, ये गलत हो गया। आगे देखो ATP AMP लिखा है, होना क्या चाहिए था, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यहाँ तो मोनोफॉस्फेट है। तो एक फॉस्फेट यहाँ है, एक यहाँ है, तो यहाँ पे 3 कैसे आ गए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैसे हो गए, तो ये भी गलत है। ऑप्शन कौन सा सही है, बी हमारा सही है, आसान क्वेश्चन था। अगला देखो, इन फोटोसिंथेसिस एनर्जी फ्रॉम लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ। देखो हमारी लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन में एनर्जी कैसे जाती है, हमारे ATP के फॉर्म में जाती है। यही देखा था कि हमने लाइट रिएक्शन में देखा ATP और NADPH बने, और NADPH ATP जिनको एसिमिलेटरी पावर कहा, वो एनर्जी बाद में यूज होती है डार्क रिएक्शन में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेक्सोस शुगर, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांसफर किस फॉर्म में हो रही है, ATP की फॉर्म में हो रही है। आंसर यहाँ पे कौन सा सही है, बी सही है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो, विच पिगमेंट सिस्टम इज इनएक्टिवेटेड इन रेड ड्रॉप। देखो रेड ड्रॉप में बच्चे क्या होता है कि हमारी फार रेड पे हमारी जो जब हमारी लाइट फार रेड रीजन पे जाती है, तो जिसकी वजह से यील्ड एकदम कम हो जाती है, O2 इवोल्यूशन कम हो जाता है। और वो किसकी वजह से, क्योंकि हमारा PS2 क्या है, वो इनएक्टिवेट हो गया, ठीक है। फार रेड रीजन के बाद से हमारा जो PS2 था वो इनएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से O2 इवोल्यूशन नहीं होती, और इसी को कहते हैं रेड ड्रॉप। ऑप्शन कौन सा सही है, सी हमारा सही है। अगला देखो, द मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन बोथ इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्सप्लेन्ड बाय। देखो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो ATP फॉर्मेशन है, वो कौन सी थियरी थी, केमियोस्मोटिक थियरी। और जो मिशेल ने दी थी, जिसमें उन्होंने बोला था प्रोटॉन ग्रेडियंट, मेम्ब्रेन और ATP सिंथेस से हमारी ATP फॉर्मेशन होती है, एंड दिस इज गिवन बाय पीटर मिशेल, एंड द थियरी इज केमियोस्मोटिक थियरी। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए हमारा सही है।
During light reaction of photosynthesis, which of the following phenomenon is observed during cyclic photophosphorylation as well as non-cyclic photophosphorylation? अब ये बता दो cyclic photophosphorylation में और non-cyclic photophosphorylation में कौन सा इवेंट था जो दोनों में हो रहा था? non-cyclic में तो हमारा splitting of water, कहते हैं कि H2O जो है वो ब्रेक डाउन कर जाता है, O2 फॉर्मेशन होती है, O2 इवोल्यूशन होती है, ठीक है, हमारा NADPH बनता है, हमारा ATP बनता है, ठीक है, और हमारे PS1 PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ये थे नॉन साइक्लिक के। साइक्लिक के बच्चे हमारे क्या है, सिर्फ PS1 इंक्लूड होगा और ATP फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है रिलीज ऑफ O2, गलत है क्योंकि PS1 में नहीं होता। फॉर्मेशन ऑफ ATP, बिल्कुल ATP है जो हमारे नॉन साइक्लिक में और साइक्लिक दोनों में होता है, तो बी ऑप्शन सही हो गया। लेकिन आगे देखो फॉर्मेशन ऑफ NADPH नहीं, हमारे PS1 में नहीं होता, मतलब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में नहीं होता। इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ PS1 एंड PS2 नहीं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन देखिए, a photosynthesizing plant is releasing O18 more than normal. The plant must have been supplied with, देखो ये कह रहा है कि हमारी O18 की प्रोडक्शन वो ज्यादा हो रही है देन द नॉर्मल। तो ऐसा क्यों, क्योंकि देखो आपने देखा है ना H2O से हमारा O और H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ये स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, हाफ ऐसे लिख सकते हैं हम इस चीज को। लेकिन आप एक बात बता दो, हाफ O2 लिख सकते हैं। तो अगर हमने H2O को O18 सप्लाई किया तो होगा क्या, हाफ O2 जो होगा 18, तो हमारे O जो है ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, हमारा H2O है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही है, बी हमारा सही। क्लियर है कि O2 हमारे कौन सा आइसोटोप यूज होगा, कौन सा आइसोटोप इवॉल्व करेगा, वो किस पे डिपेंड करता है कि हमने H2O में कौन सा सप्लाई किया, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे और आगे हम देखेंगे डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को बच्चे हम कहते हैं बायोसिंथेटिक फेज, बायोसिंथेटिक फेज। क्यों कहते हैं, देखो डार्क रिएक्शन एक मिसनॉमर है। क्यों, क्योंकि डार्क रिएक्शन इसलिए बोला कि इसमें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन नहीं हो रही थी, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन हो रही थी। लेकिन बाद में हमने स्टडीज में देखा कि जो भी रिएक्शंस है वो इनडायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट है, लाइट डिपेंडेंट है, ठीक है। रेगुलेशन भी जो है वो लाइट डिपेंडेंट है, इसलिए ये क्या है, मिसनॉमर है, ठीक है। अब आगे देखो बायोसिंथेटिक फेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे लाइट रिएक्शन में हमने देखा कि ATP और NADPH फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। अब इन्हीं एनर्जी को यूज किया जाएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेक्सोस शुगर, ठीक है। और ऐसा कैसे, इस रिएक्शन को हम लिखते हैं कि हमारी डार्क रिएक्शन में जो हमारी पहली रिएक्शन देखी गई थी जो कि थी केल्विन साइकिल, जो कि मेल्विन केल्विन सर ने दी थी। और ये कौन से, किस पे एक्सपेरिमेंट करते हुए, हमारी क्लोरेला एल्गी पे एक्सपेरिमेंट करते हुए हमें ये रिएक्शन दी गई थी, केल्विन साइकिल दी गई थी। अब इसको समझते कि करना क्या है कि हमें हेक्सोस मॉलिक्यूल बनाना है, हमारे हेक्सोस शुगर बनानी है, यूज होंगे ATP और NADPH। कैसे, देखो सबसे पहले देखो RUBP, ठीक है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है। ये एक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 एक्सेप्टर है। होगा क्या कि यहाँ से हमारी CO2 और H2O साइकिल में एंटर करेंगे और हमारी देखो CO2 एक्सेप्ट हो रही है, ये दोनों मर्ज हो रहे, तो इसको कहते हैं कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जिसमें RUBP क्या है, एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है और ये क्या बना देगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। अब अगली रिएक्शन क्या होगी, देखो 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा जो कि बच्चे एक 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इस साइकिल को C3 साइकिल भी कहा जाता है, C3 साइकिल,
क्या ये चीज क्लियर है? बहुत आसान चीज थी। अब इसके बाद देखो, इसकी होगी रिडक्शन, यहां पे होगी रिडक्शन। ठीक है, हमारा जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था या 3-फॉस्फोग्लिसरेट था, उसका रिडक्शन होगा और इसमें बच्चे 2 ATP और 2 NADPH यूज होंगे। ठीक है, 2 ATP और 2 NADPH यूज होंगे और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, फॉस्फो 3-ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन, इसमें ध्यान देना कि हमारे 2 ATP और 2 NADPH यूज हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे फॉस्फो 3-ग्लिसरल्डिहाइड से फिर यहाँ पे हमारी रीजनरेशन हो जाती है, रीजनरेशन ऑफ RUBP, और यहाँ पे 1 ATP यूज होता है। क्लियर है? पर यहाँ पे ध्यान देने की क्या बात है, देखो ये मैंने रिएक्शन सिर्फ एक CO2 के लिए लिखी। ठीक है, होता क्या है कि हमारे, लेकिन देखो अब इसमें ध्यान दो, अब RUBP क्या है, 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरेट मैंने बताया था 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, फॉस्फो 3-ग्लिसरल्डिहाइड भी हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब अगर मैं बताऊं कि अगर हम RUBP, अगर मैं 3 हमारे RUBP यूज करती हूं तो हमारे CO2 की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 6 CO2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल कितने हो गए, 15 कार्बन हो गए, और यहाँ पे ठीक है 15 कार्बन हो गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे CO2 है। अब पहले चीज ये सुनो, RUBP हमारा क्या है बच्चे, 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, और हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरेट मैंने बताया था 3 कार्बन कंपाउंड है, और हमारा फॉस्फो 3-ग्लिसरल्डिहाइड भी 3 कार्बन कंपाउंड है। क्लियर है? अब होता क्या है कि अगर मैं इस रिएक्शन में बोलूं कि मैंने 3 RUBP यूज किए थे, ठीक है, 3 RUBP यूज किए, यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 15 कार्बन हो गए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे हमने 3 CO2 यूज किया। ठीक है, 3 CO2 यूज किया, 15 कार्बन, तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन हो गए, 18 कार्बन हो गए। हमारे 3 कार्बन का कंपाउंड है, टोटल कितने 3-फॉस्फोग्लिसरेट बने, 6। क्लियर है? और यहाँ पे अगर एक हमारा 2 ATP यूज कर रहा था तो हमारे 6 कितने ATP यूज करेंगे, 12 ATP और 12 NADPH। क्या ये चीज क्लियर है कि अगर हमारा एक 3-फॉस्फोग्लिसरेट 2 ATP यूज कर रहा है तो 6 कितने करेंगे, इंटू डबल 6 कितने करेंगे, बताओ, 12 करेंगे। ठीक है, एक 3-फॉस्फोग्लिसरेट 2 ATP यूज कर रहा है तो 6 कितने करेंगे, 12 करेंगे। ठीक है, अब आके देखो कि यहाँ पे 3 फॉस्फेट, ठीक था, यहाँ पे भी 3 कार्बन कंपाउंड है और ये टोटल मॉलिक्यूल कितने, 6 है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि हमारा एक ग्लिसरल्डिहाइड यूज हो जाता है हाफ ग्लूकोज बनाने में। ठीक है, एक ग्लिसरल्डिहाइड हमारा हाफ ग्लूकोज बनाने में यूज हो जाएगा। ठीक है, और यहां से 5 हमारे 5, ठीक है, रीजनरेट में हेल्प करते हैं। तो देखो कितने 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड है और टोटल 5 है, तो हमारे रीजनरेट कितने होंगे, 15 कार्बन, जो कि 3 RUBP, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ध्यान से क्या देखना है, देखो ध्यान से हमें ये देखना है कि साइकिल में क्या क्या यूज हुआ। अगर एक CO2 फिक्स हो रही थी तो हमारे 3 ATP यूज हो रहे थे, 2 NADPH यूज हो रहे थे। क्लियर है? लेकिन अगर मैंने दिखाया 3 CO2 यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो होगा क्या कि हमारे 9 ATP और 6 NADPH। लेकिन मैंने दिखाया कि 3 CO2 यूज हो रहे तो हाफ ग्लूकोज बन रहा है, 3 CO2 यूज हो रहे तो हाफ ग्लूकोज बन रहा है।
ठीक है, तो एक ग्लूकोज के लिए कितने CO2 चाहिए? 6 CO2 चाहिए। ठीक है, 6 CO2 के लिए फिक्सेशन के लिए कितना चाहिए? इंटू 2, 18 ATP इंटू 2, 12 NADPH। क्या ये चीज क्लियर है? मोटा सा हिसाब ये है कि एक ग्लूकोज के लिए हमें 6 CO2 को फिक्स करना है। अगर एक CO2 को फिक्स करने के लिए 3 ATP यूज हो रहे थे, एक CO2 को फिक्स करने के लिए 3 ATP यूज हो रहे थे, तो अगर 6 CO2 की बात करूं तो कितने ATP यूज होंगे? 16। एक CO2 के लिए 2 NADPH यूज हो रहे थे, तो 6 CO2 के लिए कितने यूज होंगे? इंटू 12, हमारे 12 NADPH। तो एक CO2, एक ग्लूकोज के लिए हमें 6 CO2 फिक्स करनी है, जिसमें हमारे 18 ATP और 12 NADPH यूज होंगे। ये थे हमारी केल्विन साइकिल। ठीक है, जिसके 3 स्टेप है, कार्बोक्सिलेशन है, रिडक्शन है और रीजनरेशन है। क्या ये चीज क्लियर है? आगे चलें, हमारे सारे क्वेश्चन यहां से क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, which of the following are required for the dark reaction of photosynthesis? डार्क रिएक्शन के लिए हमें क्या क्या चाहिए आप बता दो। CO2 चाहिए, क्योंकि CO2 को फिक्स करना है। ATP चाहिए, हमारे एक CO2 के लिए कितने ATP? 3 ATP, ध्यान से। और एक CO2 के लिए 2 NADPH, तो ये तीनों ही चीज चाहिए। तो आंसर यहाँ पे कौन सा सही होगा? ए सही होगा। क्लियर है? उसी रिएक्शन से सब चीज क्लियर हो गई। आगे देखो, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2? बताया था एक CO2 को फिक्स करने के लिए 3 ATP चाहिए और 2 NADPH चाहिए। ठीक है, क्लियर था? यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH। अब जल्दी से बता दो, अगर यहाँ पे लिखा होता 6 molecules of CO2 तो हम क्या आंसर करते? 18 ATP करते और 12 NADPH करते। ठीक है, मतलब इसी में हम इंटू 6 कर देते। क्या ये चीज क्लियर है? आगे देखो, the next question we have is how many ATP and NADPH are required for the synthesis of one molecule of glucose during Calvin cycle? तो यहाँ पे देखो C3 साइकिल की बात हो रखी है और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर एक CO2 को हमें फिक्स करना है तो 3 ATP यूज होंगे और 2 NADPH यूज होंगे, ये आपको पता है। और अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने ATP यूज होंगे। तो अगर हमें एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाना है, फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, तो हमें कितने CO2 फिक्स करने पड़ेंगे? 6 CO2 फिक्स करने पड़ेंगे। क्लियर है? और अगर 6 CO2 हम फिक्स कर रहे हैं तो उसमें हमें कितने ATP NADPH की रिक्वायरमेंट होगी? डेट इज इसको कर दो इंटू 6, इसको कर दो इंटू 6, तो आंसर क्या आएगा? 18 ATP प्लस 12 NADPH। क्या ये चीज क्लियर है? यहाँ पे देखो आंसर बच्चे कौन सा हो गया? द आंसर इज 18 ATP एंड 12 NADPH। क्या ये चीज क्लियर है? समझ आ गया? हमें अगर आपको यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज करते तो एक मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज में, जो कि एक सुक्रोज क्या है? 12 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो हम कितने CO2 फिक्स करते? 12 CO2 फिक्स करते और इसको हम फिर 3 ATP को इंटू 12 कर देते, 2 NADPH को इंटू 12 कर देते। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज या सुक्रोज को फिक्स करने में कितने ATP चाहिए, कितने NADPH चाहिए, थ्रू किसकी बात हो रही है? केल्विन साइकिल। क्लियर है? आगे चलें, आगे चलो। इन फोटोसिंथेसिस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन किसकी तरफ इशारा कर रहा है? डार्क रिएक्शन की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि मैंने बताया था कहाँ पे होती है? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है? बी हमारा सही है। आगे चलो,
In C3 plants, the first stable product of photosynthesis during dark reaction. C3 plants कौन सी साइकिल? केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में C3 क्यों बोला गया है? कि हमारे जो पहला कंपाउंड जो बनता है, जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है, वो क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है, और है कौन सा? 3 फोस्फो ग्लिसरिक एसिड या 3 फोस्फोग्लिसरेट। तो आंसर यहाँ पे कौन सा सही है बच्चे? सी हमारा सही है। ठीक है, याद आ गया। अभी बताया था कि केल्विन साइकिल को C3 साइकिल क्यों बोला? क्योंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट है, 3 कंपाउंड प्रोडक्ट है, नाम क्या है? 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, आगे चलो। In photosynthesis, energy from light energy to dark reaction is transferred in the form of, हमारे light energy से light reaction से dark reaction में हमें कौन सा energy यूज करें? ATP यूज करें। आंसर कौन सा सही है? बी हमारा सही है। ठीक है, our next question is, in photosynthesis light independent reactions take place in, देखो photosynthesis में light independent reaction किसकी बात हो रही है? डार्क रिएक्शंस की बात हो रही है। डार्क रिएक्शन की बात हो रही है। पहले ये बता दो, डार्क रिएक्शन मैंने बताई थी कि जो डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट नहीं होती, इसलिए उनको क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन कहते हैं, पर वो एक मिसनॉमर है। तो ये तो चीज क्लियर है, डार्क रिएक्शन है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। और अगर इसकी साइट बताऊं तो डेट इज स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में जो हमारी डार्क रिएक्शंस होती हैं, आंसर कौन सा सही होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, ऑलरेडी बता चुकी हूं। आगे चलो, अगले देखो, इन C3 प्लांट्स द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। देखो मैंने बताया था कि C3 प्लांट्स में कौन सी साइकिल की बात करते हैं? केल्विन साइकिल। ठीक है, और केल्विन साइकिल को हम C3 साइकिल भी कह रहे थे। क्यों कह रहे थे? क्योंकि हमारा जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था, जो RUBP राइबुलोज 1,5 बिस फोस्फेट से CO2, अब हमारी अगर फिक्सेशन हो रही है तो जो फिक्सेशन कार्बोक्सिलेशन के बाद जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट था वो क्या था बच्चे? 3 फोस्फो ग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरिक एसिड को या 3 फोस्फो ग्लिसरेट को, जो कि एनायनिक फॉर्म है, ग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आगे का स्टेप पूछूं मैं कि 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद अगर उसका रिडक्शन होता है तो वहां पे क्या बनेगा? जल्दी से बता दो, फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड। क्लियर है, आगे चले। और अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड में अगर एसिमिलेटरी पार कौन सी यूज होगी? 2 ATP यूज होंगी और 2 NADPH, अगर हम एक CO2 की बात करते हैं। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर एसिमिलेशन ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल द एनर्जी रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH, कि ATP और NADPH के लिए अगर मैं बताऊं कि एक CO2 मॉलिक्यूल फिक्स करना है, ये तो मैं ऑलरेडी आपको मैथ बता चुकी हूँ कि एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 3 ATP यूज होते हैं और 2 NADPH यूज होते हैं। ठीक है, और अगर इसकी बात करें 2 NADPH मॉलिक्यूल और 2 ATP यूज होते हैं रिडक्शन वाले स्टेप पे, और हमारे रीजनरेशन वाले स्टेप पे 1 ATP और, तो हमारे 3 ATP यूज हो गए और 2 NADPH। ठीक है, ये ऑलरेडी डिस्कस किया है हमने। यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो गया? सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। देखो यही चीज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, और आपको सही से जवाब देना है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए केल्विन साइकिल को कितनी बार ऑपरेट करेंगे? देखो अगर मैं कहूँ एक CO2 के लिए हमारी जो केल्विन साइकिल मूव करेगी वो 1 टाइम करेगी। ठीक है, हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक बनाना है, तो एक ग्लूकोज के लिए मैं बताई थी आपको कि कितने CO2 फिक्स होंगे? 6 CO2 फिक्स होंगे, और कितने टाइम्स हमारी साइकिल ऑपरेट करेगी? डेट इज 6 टाइम्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड कर देती हूँ, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि 6 CO2 के लिए फिक्सेशन के लिए
कितने हमें C3 में ATP और NADPH चाहिए, तो जल्दी से बता दो। एक CO2 के लिए 3 ATP थे तो 6 के लिए 18 ATP हो गया, और एक CO2 के लिए 2 NADPH थे तो 6 के लिए कितने होंगे, 12 NADPH। तो आंसर यहाँ पे कौन सा सही हो गया, सी सही हो गया। ठीक है, एक ही साइकिल से हमें हमने जो साइकिल पढ़ी उससे सारे क्वेश्चंस वो जा रहे हैं, तो हमें उसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। आगे चलो, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C3 प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर कौन है, दैट इज RUBP, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जो कि CO2 फिक्सेशन हो रही है 3-फॉस्फो ग्लिसरेट बना रहे हैं, ग्लिसरेट जो कि क्या है, PGA। ठीक है, ये आपको पता है। अब यहाँ पे आप आंसर कर दो कि ये जो रिएक्शन हो रही है इसके लिए कौन सा एंजाइम काम करता है, जल्दी से बता दो। रुबिस्को। ठीक है, RUBP क्या है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, और रुबिस्को है बच्चे राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, C3 प्लांट्स में जो फिक्सेशन का काम है वो कौन सा एंजाइम करता है, रुबिस्को एंजाइम करता है। ठीक है, तो हमारा एक्सेप्ट कौन कर रहा है, CO2 को एक्सेप्ट कौन कर रहा है, RUBP कर रहा है। तो आंसर यहाँ पे कौन सा सही है, सी सही है। अगर आपसे पूछता कि फिक्सेशन के बाद, CO2 फिक्सेशन के बाद क्या बनता प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट क्या होता, तो आंसर हमारा PGA होता। ठीक है, आगे चले। आगे हम क्वेश्चन करेंगे C4 पाथवे से। ठीक है, अब देखो C4 पाथवे, हमारे C4 प्लांट्स में C4 पाथवे देखी जाती है, और कुछ फीचर्स बता देती हूँ कि C4 प्लांट्स में हम देखते हैं क्रेन्स एनाटमी। क्रेन्स एनाटमी कैसे कि वस्कुलर प्लांट्स के बाहर बंडल शीथ ऐसे प्रेजेंट होती है 1 to 2 लेयर्स, उसके बाहर मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सपोज ये हमारे वस्कुलर बंडल्स हैं, तो यहाँ पे हमारे ऐसे बंडल शीथ प्रेजेंट होती हैं, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता इस तरीके से। तो इसको बच्चे कहते हैं क्रेन्स एनाटमी। ठीक है, ऐसी हमारी देखी जाती है C4 प्लांट्स में, और इसमें होता है C4 पाथवे। अब जल्दी से समझ लीजिए C4 पाथवे क्या है। देखो ये हमारी मीजोफिल सेल है, और ये मीजोफिल सेल है, और ये हमारी बंडल शीथ सेल है। और हमारी बंडल शीथ सेल थिक वॉल्ड होती है ताकि हमारी गैस परमिएबल ना रहे। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे कुछ पोर से हमारे मूव करेंगे। होता क्या है कि बाहर से CO2 एंटर की, अब वो एनायनिक CO3 में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब जो CO3, एक मिनट ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, ये हमारे मीजोफिल सेल हैं। जल्दी से समझ लीजिए, सारे क्वेश्चंस हमारे इसी से हो जाएंगे, बंडल शीट से। ठीक है, अब देखो HCO3 हमारे अंदर, हमारे मीजोफिल सेल्स के अंदर आ गया। इसको एक्सेप्ट कौन करेगा, PEP, जो कि क्या है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ठीक है, और ये जब हमारे एक्सेप्ट कर लेता है, यहाँ पे क्या होगी, कार्बोक्सिलेशन होगी। मतलब वही मैंने क्या बताया था, कार्बन फिक्सेशन होगी। कार्बन फिक्सेशन को या कार्बोक्सिलेशन को, यहाँ पे बनेगा एक C4 एसिड। तो C4 टर्म क्यों आया, क्योंकि इस पाथवे में जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है फिक्सेशन के बाद, वो 4 कंपाउंड का एसिड होता है, जो कि है क्या, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा हो गया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हो गया। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यहीं पे या तो एस्पार्टिक एसिड में या मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी हमारे क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक एसिड है। पर ध्यान रखिए पहला कौन सा है, पहला हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। ठीक है, ये तो हो गया आपको क्लियर। अब देखो हमारा जो एस्पार्टिक एसिड या मैलिक एसिड है, वो एंटर करते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट बच्चे कहाँ पे होगा,
ट्रांसपोर्ट होके ये कहाँ आएंगे, बंडल शीथ सेल में, और बंडल शीथ सेल में होगी डी कार्बोक्सिलेशन। देखो कार्बोक्सिलेशन था एडिंग ऑफ CO2, तो डी कार्बोक्सिलेशन क्या होगा, CO2 का बाहर निकलना। तो हमारे जो ये C4 एसिड थे एस्पार्टिक या मैलिक एसिड से, यहाँ से हमारी CO2 बाहर निकल जाएगी, ठीक है, और बनेगा क्या, एक C3 एसिड बनेगा, और उस एसिड का नाम है पायरुविक एसिड, ठीक है। क्या ये चीज क्लियर है? और मैं बता देती हूँ कि ये CO2 किस में एंटर कर जाती है, C3 साइकिल में। अगर कंफ्यूजन ना हो, ये ध्यान रखिएगा, C3 साइकिल बंडल शीथ सेल में ही हो रही है, ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं। हमारी डी कार्बोक्सिलेशन से CO2 निकली, और ये CO2 कहाँ एंटर कर जाएगी, C3 साइकिल में, जो कि कहाँ पे ऑपरेट हो रही है, हमारे बंडल शीथ सेल में ऑपरेट हो रही है। अब इस पे ध्यान दो, इसका क्या होगा, ये जो हमारा पायरुविक एसिड है बच्चे, ये वापस एंटर कर जाएगा मेसोफिल सेल में, ठीक है, मेसोफिल सेल में एंटर कर जाएगा, और यहाँ पे प्रोसेस होगी रीजनरेशन। हमारा नेक्स्ट स्टेप है रीजनरेशन। अब रीजनरेशन में क्या होगा कि हमारे रीजनरेशन है, ये ध्यान से स्पेलिंग देख लीजिएगा, हमारे रीजनरेशन में क्या होगा कि हमारा फॉस्फोइनोल पायरेट फिर से बन जाएगा हमारे पायरुविक एसिड से, और इस प्रोसेस में हमारे 2 ATP यूज होंगे, 2 ATP आर कंज्यूम्ड। क्लियर है? पायरेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम से ये रिएक्शन होगी, और जो एंजाइम है वो कोल्ड सेंसिटिव एंजाइम है। तो हमारे जो C4 प्लांट्स है वो कहाँ, ट्रॉपिकल में मिलते, ठीक है, कोल्ड एरियाज में नहीं मिलते। ये हमारी पूरी C4 पाथवे थी। अब यहाँ पे जो मोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि हमारा कौन है जो हमारी कार्बन फिक्सेशन में एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि है हमारा फॉस्फोइनोल पायरेट। क्लियर है? उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि हमारा C4 ऑर्गेनिक एसिड है। अब यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में ये बता दो एंजाइम कौन सा है, वो है PEP कार्बोक्सिलेज। हमारे C3 पाथवे में फिक्सेशन का काम कर रहा था रुबिस्को, हमारे C4 में कौन काम कर रहा है, कार्बोक्सिलेज काम कर रहा है, PEP कार्बोक्सिलेज काम कर रहा है, ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना रहा है और वो चेंज हो जाता है एस्पार्टिक एसिड या मैलिक एसिड में। अब वो मैलिक एसिड हमारे ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं इनटू बंडल शीथ सेल, ठीक है, और बंडल शीथ सेल में अगले स्टेप होगा हमारा डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन सीधा सा मतलब है कि CO2 निकल जाएगी। अब CO2 निकली है, देखो 4 कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक एसिड था, एक कार्बन निकल गया CO2 की फॉर्म में, ठीक है, तो कितने कार्बन कंपाउंड का बचा हमारा एसिड, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड C3 एसिड बचा, जो कि है क्या, पायरुविक एसिड, ठीक है। अब आगे देखो, ये पायरुविक एसिड वापस एंटर कर जाता है मेसोफिल सेल में, और हमारा अगला स्टेप होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन किसका, हमारे फॉस्फोइनोल पायरेट का। पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरेट में, और 2 ATP हमारे यूज हो जाएंगे। ये था पूरा हमारा C4 पाथवे, और हमारे ये C4 प्लांट्स में एक्टिव रहता है। और बच्चे इन प्लांट्स का एग्जाम्पल्स बता दो, मेज, शुगर केन, सोरगम, जो कि एक पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, और एमेरेंथिस। क्लियर है? तो ये हमारे C4 प्लांट्स है, जिसमें C4 पाथवे भी होता है। तो ध्यान दीजिए, C4 प्लांट्स में C4 पाथवे भी होगा और C3 पाथवे भी होगा, पर C3 पाथवे कहाँ पे होगा, बंडल शीथ सेल्स में होगा। क्या ये चीज क्लियर है? और इसको बच्चे हमारे इसको क्या कहते हैं, हैच एंड स्लेक पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि हैच एंड स्लेक साइंटिस्ट ने, जो कि ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये पाथवे दिया था। क्या ये चीज क्लियर है? अब C4 पाथवे के क्वेश्चंस करें। The next question we have is, in C3 plants some O2 binds rubisco and hence CO2 fixation is decreased। देखो C3 प्लांट्स में बच्चे जो रुबिस्को है,
रुबिस्को एंजाइम उसके साथ बाइंडिंग हो जाती है O2 की, और इस प्रोसेस से क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन, और फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, 2 कार्बन कंपाउंड, दैट इज 2 फॉस्फो ग्लाइकोलेट, और एक और कंपाउंड बनता है जो कि 3 फॉस्फो ग्लिसरेट। लेकिन हुआ क्या कि फोटो रेस्पिरेशन की वजह से हमारी जो एफिशिएंसी थी वो कम हो जाती है, हमारे एटीपी यूज होते हैं और हमारी CO2 बाइंडिंग भी कम हो गई। ठीक है, तो इसकी वजह से हुआ क्या, CO2 फिक्सेशन डिक्रीज हो गया बिकॉज रुबिस्को बाइंड्स विद O2, और इसको ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कहते हैं रुबिस्को की। हमारी स्टेटमेंट ए तो ठीक है, स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट 2 में चलो, इन C4 प्लांट्स मेसोफिल सेल्स शो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन व्हाइल बंडल शीथ सेल्स डू नॉट शो फोटो रेस्पिरेशन। एक बात बताइए, जब मेसोफिल सेल्स में C4 प्लांट्स में प्रेजेंट ही नहीं होती, देखो C4 प्लांट्स में रुबिस्को मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट ही नहीं है, तो फोटो रेस्पिरेशन हमारे मेसोफिल सेल्स में कुछ भी नहीं होगा, बंडल शीथ सेल्स में भी नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो मतलब देयर इज नो फोटो रेस्पिरेशन इन मेसोफिल सेल्स इन C4 प्लांट्स। क्यों? क्योंकि रुबिस्को प्रेजेंट ही नहीं है। कौन सा कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट है, पेप्केज प्रेजेंट है। स्टेटमेंट 2 हमारी गलत हो गई। ऑप्शन आप बता दो, ऑप्शन कौन सा सही है? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। हमारा ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, the primary CO2 acceptor in C4 plants is phosphoenol pyruvate and found in the mesophyll cell। देखो, अगर C4 प्लांट्स की बात करूं तो प्राइमरी एक्सेप्टर कौन सा होता है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है। सही बात है, और कहाँ मिलता है? हमारे मेसोफिल सेल्स में। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गई? सही हो गई। आगे चलो, मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स लैक रुबिस्को एंजाइम। ये भी सही बात है, क्योंकि हमारे मेसोफिल में क्या होता है, PEP कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट होता है और C4 पाथवे। लेकिन अगर बंडल शीथ सेल्स में बात करें, वहां पे C3 साइकिल होती है और वहां पे रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है। मेसोफिल सेल में रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, तो दोनों ही हमारी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ठीक है, आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम इज। देखो, हमारे CO2 फिक्सेशन में जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट, देखो सोरगम से तो आपको हिंट चला गया, C4 पाथवे की बात हो रही है, हमारे एक C4 प्लांट है। अब C4 प्लांट में जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है CO2 फिक्सेशन के बाद, डेट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि क्या है, एक 4 कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक एसिड है, इसलिए तो C4 पाथवे नाम आया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो गया? C सही हो गया। आगे चले, आगे देखो, फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। CO2 एक्सेप्टर हमारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट कौन से प्लांट्स में होता है? C4 प्लांट्स में होता है। ठीक है, आंसर कौन सा सही है? ए सही है। क्या इसमें कोई डाउट है? आगे चले, आगे क्वेश्चन देखें, इन अ प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड्स फोटो रेस्पिरेटरी लॉस, हैज इम्प्रूव्ड वाटर यूज एफिशिएंसी, show high rate of photosynthesis at high temperature and has improved efficiency of nitrogen utilization. Which of the following physiological group would you assign this plant? देखो, हमारे C3 प्लांट होते हैं, C4 प्लांट होते हैं और कैम प्लांट्स होते हैं। ठीक है, C4 में जिनमें हमारी C4 पाथवे हो रहा है, और कैम होता है बच्चे वो प्लांट जहाँ पे हमारा स्टोमेटा रात को ओपन रहता है। ठीक है, तो ये तो हमारे जीरोफिटिक एडेप्टेशन है, जीरोफिटिक एडेप्टेशन है। हमारे जो C4 जो हमारे स्टोमेटा है वो रात को हमारे ओपन होते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो। ठीक है, तो जीरोफिटिक है, तो ये तो गलत हो गया। अब C3 और C4 में देखो, अब यहाँ पे एक टर्म आई है फोटो रेस्पिरेटरी लॉस। फोटो रेस्पिरेशन हमारे C3 प्लांट्स में होता है,
C3 प्लांट्स में होता है। क्यों? क्योंकि जो रुबिस्को एंजाइम है उसके बाद कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी तो है ही कि कार्बन फिक्सेशन की, और ओ से था ऑक्सीजनेज, तो वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से फोस्फोग्लाइकोलेट भी बन जाता है, फोस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, जहां पे सिर्फ फोस्फोग्लिसरेट बनना था वहां पे फोस्फोग्लाइकोलेट भी बन जाएगा, और हमारी जो है वो CO2 जो फिक्सेशन होनी थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे फोटो रेस्पिरेशन में CO2 फिक्सेशन भी कम हो जाती है और हमारे ATP भी यूज होता है। तो ये चीज याद रखो, ये होता है C3 में। अब आपको याद क्या रखना है कि फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट इन C4 प्लांट्स, और यही लिखा है कि गार्डन अवॉइड्स फोटो रेस्पिरेटरी लॉस, मतलब उनमें C4, मतलब C4 में हमारा फोटो रेस्पिरेटरी लॉस नहीं होता। तो ऑप्शन क्या है, डी सही है। अब क्यों हुआ, क्योंकि हमारी कार्बन को हमने फिक्सेशन कर दिया, डबल फिक्सेशन कर दिया। ठीक है, वो HCO3 की बाद हम उसको 2 बार फिक्सेशन करें, जिसकी वजह से हम CO2 कंसंट्रेशन बढ़ा रहे। ठीक है, ऐसे टाइम पे क्या होता है कि हमारा फोटो रेस्पिरेशन जो है वो अवॉइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही है, डी सही है। ठीक है, आगे चले। आगे देखो, बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल्स के लिए देखो, आर रिच इन PEP कार्बोक्सिलेज, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि PEP कार्बोक्सिलेज हमारे मीजोफिल सेल्स में था। लैक रुबिस्को, गलत है, क्योंकि बंडल शीथ सेल में हमारी C3 साइकिल ऑपरेट कर रही है, और ऑपरेट कर रही है मतलब रुबिस्को तो होगा। लैक बोथ रुबिस्को एंड PEP कार्बोक्सिलेज, गलत, क्योंकि यहाँ पे तो लैक कर दिया रुबिस्को, जबकि रुबिस्को प्रेजेंट होता है। तो आंसर यहाँ पे कौन सा सही है, बंडल शीथ सेल्स आर रिच इन रुबिस्को। ठीक है, डी हमारा सही होगा। आगे चले। आगे देखो, कैम प्लांट्स हेल्प इन, देखो मैंने बताया था कैम प्लांट्स में क्या होता है कि जीरो फिटिक एडेप्टेशन है, और वो कंजर्विंग ऑफ वाटर करते हैं, क्योंकि वो ट्रांसपिरेशन को अवॉइड करते हैं। हमारा स्टोमेटा कब ओपन होता है, हमारे नाइट में ओपन होता है, और डे टाइम में हमारा स्टोमेटा क्लोज्ड रहता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही है, ए सही है। ठीक है, एग्जाम्पल्स बता देती हूँ, कैम के लिए एग्जाम्पल्स लिख लो, अगेव, ओपनशिया, कैलिनक्वे। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे कैम प्लांट्स के। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, इन क्रेन्स एनाटमी, क्रेन्स एनाटमी हमारे C4 प्लांट्स की बात हो रही है। C4 प्लांट्स में क्या होता है कि वस्कुलर बंडल के बाद बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। बंडल शीथ सेल्स के कुछ फीचर हैं कि हमारे थिक वॉल्स होंगी, ठीक है, ताकि वो गैस इम्परमिएबल हो उनकी वॉल्स, थिक वॉल्स है, नो इंटरसेलुलर स्पेस है, और लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इन बंडल शीथ सेल्स। लेकिन हमारा क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ए ग्रेनल होता है, मतलब ग्रेना उनमें नेग्लिजिबल प्रेजेंट होते हैं, नेग्लिजिबल मतलब बहुत कम। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही है, बी हमारा सही है कि थिक वॉल्स होंगे, नो इंटरसेलुलर स्पेस होगा, और लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा इन बंडल शीथ सेल्स। क्लियर है, आगे चले। स्टडी द पाथवे गिवन बिलो, और ये हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्ट फॉर A, B एंड C। देखो, अब ये देख लीजिए, ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, आप जल्दी से बता देंगे। ठीक है, ये देखो HCO3 और फोस्फोइनोल पायरेट। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हमारा C4 एसिड कैसे बनेगा, जब हमारा फिक्सेशन होगा, फिक्सेशन होगा, या यहाँ पे मैं क्या कहूँ, कार्बोक्सिलेशन होगा या फिक्सेशन होगा। तो हमारे यहाँ पे कौन सा सही हो सकता है, इनमें से कोई सही हो सकता है। पर अगर NCERT की तरफ जाए, एकदम NCERT का डायग्राम में, तो ये सही होंगे। पर देखो आगे चलते हैं, आगे देखो, अब आगे देखो कि हमारे C4 एसिड बन गया, जो कि ट्रांसपोर्ट होके बंडल शीथ सेल्स में आ गए। ठीक है, बंडल शीथ सेल्स में आ गया है, और इस स्टेप पे देखो CO2 हमारी रिमूव हो रही है। ठीक है, और जब वो कौन सी रिएक्शन है जहां पे CO2 निकल रही है, डेट इज डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन है, तो मतलब कौन सा सही होगा, इन दोनों में से कोई सही हो सकता है।
तो ए और बी तो हमारे हट गए हैं। आगे देखो, C3 एसिड कौन सा है? पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड जो ट्रांसपोर्ट करेगा और हमारे वापस मेसोफिल सेल में एंटर करेगा। और ये कौन से स्टेप है जहाँ पे हमारा वापस फॉस्फोइनोल पायरेट बन रहा है? डेट इज रीजेनरेशन। रीजेनरेशन, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप कौन सा सही है? रीजेनरेशन सही है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही है? सी सही है और बाकी सारे क्या है? गलत। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी सही हो गया, ठीक है। आगे चले, आगे देखो, क्रैन्स एनाटमी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लीव्स ऑफ। क्रैन्स एनाटमी बच्चे हमारी C4 प्लांट्स में देखी जाती है, ठीक है। और C4 प्लांट्स में एग्जाम्पल आप बता दो। मेज बताया था, शुगर केन बताया था, एमेरेंथस बताया था, सोरगम बताया था। और हमारे यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। शुगर केन एक C4 प्लांट है। लेकिन जो बाकी ऑप्शन है, पोटैटो, वीट, मस्टर्ड, तीनों ही हमारे C3 हैं। अगर टोमेटो होता है तो टोमेटो भी एक फेमस C3 प्लांट है, ठीक है। आगे चले, आगे देख लो, इन C4 प्लांट्स फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट्स बिकॉज। हमारा C4 प्लांट्स फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट होता है। क्यों? क्योंकि द CO2 एफ्लक्स इज नॉट प्रिवेंटेड, ठीक है। आगे देखो, क्या हमारी ए स्टेटमेंट सही है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि C4 प्लांट्स में CO2 इफ्लक्स क्या है? प्रिवेंट कर दिया जाता है। कैसे? क्योंकि हमारी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होती है इन C4, ठीक है। तो इफ्लक्स तो प्रिवेंट कर दिया, जो निकल रही थी CO2 फोटो रेस्पिरेशन से उसको तो हमने प्रिवेंट कर दिया, ठीक है। हमारी डबल कार्बोक्सिलेशन हो गई। दे हैव मोर क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल सही बात है कि हमारे C4 प्लांट्स में मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो क्या है? मोर एफिशिएंट है। डबल कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, डबल कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? बी हमारी स्टेटमेंट सही है। अगर मैं आगे देखूं, द CO2 कंपनसेशन पॉइंट इज मोर, नहीं, हमारे C4 प्लांट्स में कंपनसेशन पॉइंट क्या आता है? लेस रहता है। और 4 देखो, CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन इज ट्रैप। हमारी फोटो रेस्पिरेशन तो हुआ ही नहीं C4 में, तो ये भी गलत हो गया। आंसर कौन सा सही हो गया? हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। आगे चलते, in leaves of C4 plants, malic acid synthesis during CO2 fixation occurs in। C4 plants में malic acid synthesis कहाँ पे हो जाती है? हमारे मेसोफिल सेल्स में हो जाती है। मैंने बताया था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा, वो चेंज हो जाएगा, हमारे एस्पार्टिक एसिड, मैलिक एसिड बनेंगे और वो ट्रांसपोर्ट होके जाते हैं हमारे बंडल शीट सेल में। तो सिंथेसिस कहाँ हो जाती है? मेसोफिल सेल में हो जाती है। डी हमारा सही है। आगे चलो, as compared to C3 plants, how many additional molecules of ATP are needed for the net production of one molecule of hexose by C4 plants? अब ध्यान से देखिएगा, एक CO2 को फिक्स करने के लिए इन C3 पाथवे हम 3 ATP यूज करते हैं और 2 NADPH यूज करते हैं। क्या ये चीज क्लियर है? बहुत बार बता चुकी हूँ। C4 प्लांट्स में मैंने बताया था रीजनरेशन के टाइम पे एक CO2 के लिए एडिशनल 2 ATP यूज होने लग गए। तो C3 तो हो ही रही है, C3 तो बंडल शीट सेल में हो ही रही है, तो 3 ATP प्लस 2 NADPH तो हो ही रहे, क्योंकि C4 प्लांट्स में भी C3 तो होती है। लेकिन 3 ATP प्लस 2 ATP कौन से? जो हमारे मेसोफिल सेल में रीजनरेशन के टाइम पे यूज हुए थे। तो टोटल कितने? 5 ATP यूज होते, ठीक है। क्लियर है? अब ये देखो ध्यान से कि एक हेक्सोस के लिए, मतलब एक ग्लूकोज के लिए हमारे कितने ATP यूज होने चाहिए? यहाँ पे इंटू 6 कर दो, क्योंकि 6 CO2 फिक्स होंगी, तो 3 इंटू 6 18 ATP यूज होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो कि हमें एक हेक्सोस के लिए 6 CO2 फिक्स करनी होंगी। 6 CO2 के लिए कितने? हमारे 5 इंटू 3 कितने? हमारे 5 इंटू 6 कितने? 30 ATP यूज होंगे फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 हेक्सोस, या मैं कहूँ ग्लूकोज। क्या ये चीज क्लियर है?
कि एक ग्लूकोज के लिए 6 CO2 फिक्स करने हैं, तो इसको भी इंटू 3 कर दिया और इसको भी इंटू 6 कर दिया, इसको भी इंटू 6 कर दिया। तो यहाँ पे हमारे 18 ATP यूज हो रहे थे, यहाँ पे 30 ATP यूज हो रहे हैं, तो एडिशनली कितने यूज हो रहे हैं? 30 माइनस 18, आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? ओके अगर इसको आप शॉर्ट में भी करना चाहो तो शॉर्ट में आप कैसे कर सकते हो कि हमारे एडिशनली एक CO2 के लिए एडिशनली 2 ATP यूज हो रहे हैं और हमें कितने 6 CO2 फिक्स करनी है, तो एडिशनली कितने यूज होंगे? 2 × 6 दैट इज 12। तो आंसर दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलें। Photosynthesis in C4 plants is relatively less limited by atmospheric CO2 levels because, अब ये बता दो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? Effective pumping of CO2 into bundle sheath cells. Rubisco in C4 plants has higher affinity for CO2. 4 कार्बन एसिड आर प्राइमरी इनिशियल CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। इसके लिए तो वो नहीं होते रिलेटिवली लेस लिमिटेड, क्यों? हमारे CO2 के लेवल से कम अफेक्टेड होता है हमारा C4 प्लांट, ये क्वेश्चन है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो प्राइमरी फिक्सेशन है वो कौन से एंजाइम से हो रही है? PEP कार्बोक्सिलेज से हो रही है। अब PEP कार्बोक्सिलेज है, यहाँ पे ऑक्सीजनेज इसके पास एक्टिविटी नहीं है, इसी की वजह से CO2 के लेवल से हमारे कम लिमिटेड रहती है फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट्स। कि CO2 कम हो ज़्यादा हो, O2 कम हो ज़्यादा हो, उससे कम लिमिटेड होगी हमारी फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन कौन सा सही है? डी हमारा सही ऑप्शन है। आगे देखो, इन शुगर केन 14 CO2 is fixed to malic acid in which the enzyme that fixes CO2 is। देखो हमारी ये CO2 दी गई जो कि फिक्स करती है मैलिक एसिड में शुगर केन प्लांट्स में। अब शुगर केन प्लांट C4 प्लांट है, ठीक है, C4 में कह रहे फिक्स हो गई है हमारी मैलिक एसिड में। अब ये फिक्सेशन के लिए पहले तो हमारे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनना चाहिए, वही कन्वर्ट होकर मैलिक एसिड बनाएगा। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनने के लिए कौन सा एंजाइम पूछा है ना, कौन सा एंजाइम काम आता है? फोस्फोइनोल पायरिक एसिड कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पे कौन सा सही है? ऑप्शन बी हमारा सही है। याद रख लीजिए C4 प्लांट्स में हमारी जो प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 है वो कौन कर रहा है? PEP कार्बोक्सिलेज कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टोमेटा ऑफ कैम प्लांट्स मैंने आपको बताया था, दोज आर ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है? सी हमारा सही ऑप्शन है। आगे चलो, विच पेयर इज रॉन्ग, हमें बताना है कौन सा रॉन्ग पेयर है। हेचन-स्लेक पाथवे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, हेचन-स्लेक पाथवे हमारा C4 पाथवे है और C4 पाथवे में हमारा जो प्राइमरी स्टेबल प्रोडक्ट है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड रहता है, तो ये तो हमारा सही है। केल्विन साइकिल C3 साइकिल, जिसमें हमारा पहला फिक्सेशन जो प्रोडक्ट रहता है वो क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट PGA, ये भी सही है। बी देखो, C4 में क्रेंज एनाटमी होती है, ये भी हमारा सही हो गया। आगे देखो C3 मेज, ये हमारा गलत है क्योंकि हमारा मेज कौन सा प्लांट है? C4 प्लांट है, ना कि C3। तो ये हमारा रॉन्ग पेयर हो गया, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया, हमसे रॉन्ग पूछा था। आगे चले, Which is first CO2 acceptor enzyme in C4 plants। फिर से वही क्वेश्चन है कि C4 प्लांट्स में पहला CO2 एक्सेप्टर एंजाइम कौन सा होता है? वो होता है PEP कार्बोक्सिलेज, फोस्फोइनोल पायरेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, रुबिस्को तो हमारा C3 प्लांट्स में होता है, मतलब रुबिस्को होता हमारे C4 में भी है, पर जो प्राइमरी पे सबसे पहले एक्सेप्ट कौन करता है? PEP कार्बोक्सिलेज। और फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर कौन सा होगा? फोस्फोइनोल पायरेट, यहाँ पे लिख दो एक्सेप्टर। क्या ये चीज क्लियर है? आगे चले, देखो, इन C4 प्लांट CO2 कंबाइंस विद, अब यहाँ पे वो क्वेश्चन आ गया, देखो लिख क्या रहे? C4 प्लांट्स में CO2 किससे कंबाइन होती है? क्या हमने ये देखा था इन द HCO3
पीईपी, जो कि कौन सा एंजाइम से, पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम से क्या बनाती है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यही था, यही हमारी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन थी, या मैं कहूँ फिक्सेशन रिएक्शन थी। उसमें HCO3 जो कि कार्बन के क्या फॉर्म है, एनायनिक फॉर्म है, वो किससे हमारा कंबाइन करता है, फॉस्फोइनॉल पायरेट से कंबाइन करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, वही रिएक्शंस हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के उन्हीं स्टेप से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कई बार हमसे ये पूछ लेंगे एक्सेप्ट कौन कर रहे हैं C4 में, कौन सा एंजाइम है, कौन सा हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, और जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो कौन से, कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है। सब क्लियर है, आगे चलेंगे। विच वन इज अ C4 प्लांट, इनमें से C4 प्लांट कौन सा है, मेज बताया था, शुगरकेन बताया था, सोरगम बताया था, अमेरंथस बताया था। यहाँ पे कौन सा आंसर सही है, डी हमारा सही है। ठीक है, आगे चले। आगे हम करेंगे फोटो रेस्पिरेशन के, और फोटो रेस्पिरेशन में हमारा पहला क्वेश्चन देखो, द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। देखो, मैंने बताया था कि हमारा जो रूबिस्को एंजाइम है उसके पास दो एक्टिविटीज है, एक तो कार्बोक्सिलेशन की, कार्बोक्सिलेज, एक है ऑक्सीजनेशन की, जो कि है हमारा ऑक्सीजनेज। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा RUBP, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट प्लस 3-फॉस्फोग्लिसरेट अब अगर मैं बताऊं कि RUBP में हमारा रूबिस्को एंजाइम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी CO2 कंसंट्रेशन कम है, O2 कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी होगी, O2 हमारी ऐड होगी। इसकी वजह से क्या होगा बच्चे, एक मॉलिक्यूल बनेगा हमारे 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट का, और एक मॉलिक्यूल बनेगा हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरेट का। क्या ये चीज़ क्लियर है? ओके, अब आगे ध्यान से देखना कि ये एक तो एक्टिविटी हमारी कहाँ हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो कि हमारा 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड है, और 3-फॉस्फोग्लिसरेट तो मैं आपको बता चुकी हूँ 3 कार्बन कंपाउंड। अब यहाँ पे देखो कि हमारी ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी से क्या बन रहे हैं, एक तो 2 कार्बन कंपाउंड और एक 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप बताइएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड। ये तो गलत हो गया, ये 4 कार्बन कंपाउंड तो हमारा नहीं बन रहा ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी से। ठीक है, वो तो हमारे PEP कार्बोक्सिलेज से बन रहा था, ऑक्सैलो एसीटेट इन C4 प्लांट्स, तो गलत हो गया। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड, ये भी गलत है, नहीं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, बिल्कुल हमारी ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी की वजह से भी हमारा एक मॉलिक्यूल तो बन रहा है ना 3-फॉस्फोग्लिसरेट का, तो यहाँ पे कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड हमारे जब रूबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेशन करता है, कार्बन फिक्सेशन करता है, तब बनता है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, हम पढ़े थे ना RUBP से 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन रहे थे 2, एक CO2 ऐड हो रही थी, एक RUBP था, जिसकी वजह से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहे थे। तो हमारे ACD तीनों ही ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन बी हमारा सही है। क्या ये चीज क्लियर है? अगर मैं फोटो रेस्पिरेशन के आगे बताऊं कि फोटो रेस्पिरेशन हमारी 3 ऑर्गेनेलीज में होता है, एक तो क्लोरोप्लास्ट, एक पेरोक्सिसोम, और एक होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? अब इनमें और इसमें टोटल ATP कितने, इनमें एडिशनल 2 ATP यूज होते हैं। ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन में ATP एनर्जी भी यूज हो रही है, लेकिन कुछ फिक्सेशन भी नहीं हो रहा, तो हमारे वेस्टफुल प्रोसेस कही जाती है हमारे फोटो रेस्पिरेशन को, वेस्टफुल प्रोसेस। क्या ये चीज ठीक है? आगे चले, ऑप्शन बी हमारा सही हो गया, मेन हमारी ये रिएक्शन थी। आगे चलते,
द प्रोसेस विच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। देखो C4 प्लांट में हमारी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, C3 में होती है, तो मेजर डिफरेंस कौन कर रही है? फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। C4 plants are more efficient in photosynthesis than C3 plants due to। देखो C4 प्लांट्स में मैंने बताया कि फोटो रेस्पिरेशन एकदम नेग्लिजिबल होती है, या मेरे को लोअर रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन होता है। तो जो हमारी एनर्जी कंजर्व होनी थी और हमारे जो CO2 फिक्सेशन होना था, फोटो रेस्पिरेशन की वजह से CO2 लॉस हो जाता है। क्लियर है? तो हमारे C4 में जो फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रही, जिसकी वजह से क्या है, वो मोर एफिशिएंट है CO2 को फिक्स करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा सही है? लोअर रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। ये याद रखिएगा, C4 प्लांट्स में हमारी फोटो रेस्पिरेशन का रेट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो CO2 लॉस होनी थी वो नहीं होती। ठीक है, आगे चलते। Which one of the following is wrong in relation to photo respiration? फोटो रेस्पिरेशन को लेके wrong statement बतानी। ठीक है, इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल। डे टाइम में अकर करते, ये भी सही है। इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C4 प्लांट्स, गलत से। क्यों? क्योंकि हमारे C4 प्लांट्स में तो हमारी जो फोटो रेस्पिरेशन साइकिल है वो तो नहीं देखी जाती, और फोटो रेस्पिरेशन का दूसरा नाम है C2 साइकिल, क्योंकि इसमें 2 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लाइकोलेट भी बन रहे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे C सही हो गया। बाकी क्या हो गए? बाकी स्टेटमेंट सही है, इसलिए वो ऑप्शंस क्या हैं? गलत है, हमसे रॉन्ग पूछा गया था। आगे चलते। फोटो रेस्पिरेशन इज फेवर्ड बाय। फोटो रेस्पिरेशन बच्चे कब होती है? क्योंकि हमारे रुबिस्को एंजाइम है। अब रुबिस्को एंजाइम के पास तो कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज दोनों एक्टिविटी होती हैं, और हमारे कब ऑक्सीजनेशन वाली एक्टिविटी कब होगी? जब हमारी जो O2 है वो ज़्यादा होगी और CO2 है वो कम होगी। ठीक है, तो रुबिस्को जब दोनों के लिए एफिनिटी शो करे, CO2 के लिए भी और O2 के लिए भी, अगर CO2 को फिक्स कर रहा है तो हमारी कार्बोक्सिलेशन हो रही है। ठीक है, तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो O2 को ऐड करता है, ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी दिखाता है, जिसके लिए 2 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। तो हाई O2 लो CO2, जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन हो रही है। क्लियर है? आगे चलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस अगला टॉपिक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने। पहला देखो, इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कैन एनहेंस CO2 फिक्सेशन रेट। जैसे जैसे हमारी CO2 कंसंट्रेशन हम बढ़ाते हैं, हमारी फिक्सेशन रेट बढ़ता है, लेकिन कब तक? ओनली अप टू कंसंट्रेशन ऑफ 0.05, उसके बाद सेचुरेशन आ जाती। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। इनकरेक्ट पूछा है। C3 plants respond to higher temperature with enhanced photosynthesis, while C4 plants have much lower temperature optimum। यही गलत हो गया। देखो, C4 plants बच्चे हायर टेम्परेचर, C4 प्लांट्स हमारे हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम रहता है, और C3 हमारे लोअर टेम्परेचर में भी कंडीशन करता है, लेकिन C4 प्लांट्स लोअर टेम्परेचर में हमारी जो फोटोसिंथेसिस है उसका रेट एकदम कम हो जाता है। तो लोअर टेम्परेचर में फोटोसिंथेसिस एकदम एफिशिएंसी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था पायरेट डाइकाइनेज हमारा एक एंजाइम जो C4 पाथवे में काम कर रहा था, वो कोल्ड सेंसिटिव एंजाइम है, उसकी जो फंक्शनिंग है वो कम हो जाती है। तो C4 प्लांट्स हमारे लोअर टेम्परेचर में फंक्शनिंग कम हो जाती है, तो ऑप्टिमम नहीं है। तो यही स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो गई। टोमेटो हमारा ग्रीन हाउस क्रॉप है विच कैन बी ग्रोन इन CO2 एनरिच फॉर हायर यील्ड। बिल्कुल, हमारे देखो CO2 की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा बढ़ाओ उतनी हमारी C3 के लिए अच्छा है, तभी रुबिस्को की एक्टिविटी है वो अच्छे से काम करेगी। तो ये सही है, और टोमेटो C3 प्लांट है। लाइट सेचुरेशन फॉर CO2 फिक्सेशन अगर 10% ऑफ फुल सनलाइट, बिल्कुल NCERT की लाइन है, सही है। यहाँ पे कौन से इनकरेक्ट थी? हमारी बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, ऑप्शन बी सही हो गया।
आगे चलो, प्लांट्स अडेप्टेड टू लो लाइट इंटेंसिटी हैव, लो लाइट इंटेंसिटी है उससे वो अडेप्टेड हैं, तो क्या है बच्चे, उनके पास लार्जर फोटोसिंथेटिक यूनिट्स हैं देन द सन प्लांट्स, तभी तो वो लो लाइट इंटेंसिटी में भी फोटोसिंथेसिस ढंग से कर पा रहे हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। आगे चलते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर इन, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। देखो हमारे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, रेड लाइट में होती है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी हमारा सही है। आगे चलते हैं, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज प्रपोज बाय, देखो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन सर ने प्रपोज किया था इन 1905, और उन्होंने बताया था कि अगर किसी प्रोसेस को नंबर ऑफ फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं तो वो उस फैक्टर से ज़्यादा अफेक्टेड होगी जो सबसे मिनिमम, अपने मिनिमम कंडीशन के एकदम पास होगा। समझ आया, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, कि कौन सा फैक्टर उसे सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा, जो अपने मिनिमम थ्रेशोल्ड के एकदम पास होगा, कि वो उससे एकदम कम आया तो हमारी एकदम प्रोसेस कम हो जाएगी। ये किसने दिया था, ब्लैकमैन सर ने दिया था इन 1905। आगे चलते हैं, हम ऑलमोस्ट हमारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस चैप्टर के पहला क्वेश्चन है, विच मेटल आयन इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारा जो पोरफायरिन हेड है उसके बीच में क्या है, मैग्नीशियम है जो 4 पायरोल रिंग्स को कनेक्ट करता है, बताया था मैंने, सी सही है। आगे चले, विच पिगमेंट एक्ट एज डायरेक्टली टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, देखो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, अब इसमें डायरेक्टली कौन सा पिगमेंट काम करता है, क्लोरोफिल ए काम करता है, ये क्लोरोफिल ए ही तो रिएक्शन सेंटर बना रहा है, रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम में रिएक्शन सेंटर कौन बनाता है, क्लोरोफिल ए बनाता है, और एक्साइटेशन भी कहाँ से, रिएक्शन सेंटर से, तो ए हमारा सही है। आगे चले, आगे देखो, विच रेंज ऑफ वेवलेंथ इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, हमारी PAR जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कौन सी होती है बच्चे, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर वाली जो हमारी लाइट है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है, यहाँ पे हमारी फोटोसिंथेसिस मैक्सिममली होती है, तो सी हमारा सही हो गया। आगे चलते हैं, विच रेंज इज लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, आप एक्शन स्पेक्ट्रम खोलिए, आपको एक्सेप्ट देख लीजिए, अभी देखो यहाँ पे देखो एक्शन स्पेक्ट्रम में देखो कि हमारे जो ग्रीन लाइट तक आते आते कि हमारा जो एक्शन स्पेक्ट्रम में कि O2 यील्ड, हमारी फोटोसिंथेटिक रेट, हमारा ग्रीन जो रीजन है उसमें सबसे मिनिमम हो चुका है, तो लीस्ट इफेक्टिव कौन सी होती है, ग्रीन। क्लियर है, आगे चले, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम, देखो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो सनलाइट को यूज करता है, सनलाइट को एज एनर्जी सोर्स यूज करता है, कीमोसिंथेटिक कौन सा होगा, जो हमारे इनऑर्गेनिक केमिकल्स को यूज करेगा, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, नाम सही पता चल रहा है। आगे चलते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ATP सिंथेसिस इन PS2 कम्स फ्रॉम, देखो एनर्जी जो चाहिए ATP सिंथेसिस के लिए वो एनर्जी कहाँ से आती है, देखो ATP सिंथेसिस में अगर आप ध्यान दो कि क्या चाहिए होता है, हमारी मेम्ब्रेन चाहिए, हमें प्रोटॉन पंप चाहिए, ATP सिंथेस चाहिए, और क्या चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है, प्रोटॉन ग्रेडियंट की हेल्प से ही तो हमारी ATP बन रही है। ठीक है, और वो PS2 का जब हमारी सनलाइट पड़ रही है तब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वजह से हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट से ATP बन रहा है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया। आगे देखो, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग आर फॉर्म, देखो लाइट रिएक्शन के टाइम पे मैं बात करती हूँ, तो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या बनता है आप ही बता दो, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लाइट रिएक्शन में एक तो ATP बनेगा, ठीक है, हमारी एनर्जी करेंसी
NADPH2 बनेगा, जो कि ऑन द स्ट्रोमल साइड ऑफ ल्यूमेन बनता है जब PS1 से FDFNR से हमारे इलेक्ट्रॉन जाता है। और क्या बनता है? O2। O2 कैसे बनेगा? जब H2O स्प्लिटिंग होगी, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, तो हमारे ATP, NADPH2 और O2 बनते हैं लाइट रिएक्शन की वजह से। यहाँ पे ATP और शुगर लिखा है, नहीं, शुगर का बनेगा बायोसिंथेटिक फेज में, डार्क रिएक्शन में। गलत हो गया। यहाँ पे भी शुगर लिखा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखो O2 डोनर बनता है। O2 तो बच्चे हमारे H2O ही तो है जो O2 डोनर है, और O2 डोनर तो हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया। होता क्या है? ATP, O2 और हाइड्रोजन डोनर किसकी बात करें? NADPH2 की बात करें, जब ये बाद में जाके हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही है? C हमारा सही है। आगे चलो। डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड सो। डार्क रिएक्शन क्यों बोली? क्योंकि जो हमारी रिएक्शन थी वो डायरेक्टली सनलाइट पे डिपेंड नहीं कर रही, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस कह रहे हैं, इसलिए उनको क्या कह रहे हैं? डार्क रिएक्शन कह रहे हैं। ऑप्शन कौन सा सही है? बी हमारा सही है। आगे चलो। PEP इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। देखो CO2 एक्सेप्टर, PEP कौन से प्लांट्स में CO2 एक्सेप्टर है? हमारे C4 प्लांट्स में। ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन तो, कि C4 प्लांट्स में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन सा है? फॉस्फोइनोल पायूरेट। और अगर C3 में मैं बोलूं तो उसमें कौन है? राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, आगे चले। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ होता है? अभी देखो, यहाँ पे देखो, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कौन से स्टेप को कह रहे हैं? जब हमारा H2O ब्रेक डाउन करके O2 और H पॉजिटिव बना रहा है, और ये कहाँ पे हो रहा है? हमारे थैलेकॉइड ल्यूमेन की साइड। तो आंसर कौन सा सही होगा? इनर सरफेस ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, या मैं इसको क्या कह सकती हूँ? ल्यूमिनल सरफेस। ल्यूमिनल सरफेस ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। क्या ये चीज क्लियर है? और फिर से क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आता है NADPH2 कहाँ बन रहा है, तो आंसर क्या होता? स्ट्रोमल सरफेस ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, हमें ध्यान देना है। आगे चलें। देखो, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लाइट रिएक्शन, ये तो बता चुके हैं। देखो लाइट रिएक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव करता है? PS2 से हमारा प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6, और उससे हमारा PS1 और फेरेडॉक्सिन। यही चीज मैंने बताया कि PS2 से हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे प्लास्टोक्विनोन से जाएगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, वहां से जाएगा प्लास्टोसाइनिन, साइनिन से PS1 से हमारा NADP पॉजिटिव से NADPH बन जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा सही है? PS2 प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम PS1 फेरेडॉक्सिन। ऑप्शन कौन सा सही है? ए हमारा सही है। ठीक है, आगे चलो। द एंजाइम डेट इज फाउंड इन C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स में, अच्छा ध्यान से, द एंजाइम डेट इज नॉट फाउंड इन, ध्यान से, C3 प्लांट्स में पूछा, डेट इज नॉट फाउंड इन C3 प्लांट्स में, तो C3 प्लांट्स में ATP सिंथेस होता है? बिल्कुल होता है, तभी तो ATP बनता है लाइट रिएक्शन में। NADP रिडक्टेज होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, RUBP कार्बोक्सिलेज, बिल्कुल रुबिस्को की बात करें, रुबिस्को भी होता है, तभी तो हमारा फिक्सेशन हो रहा है C3 में। क्या नहीं होता? PEP कार्बोक्सिलेज नहीं होता, क्योंकि PEP कार्बोक्सिलेज हमारे C4 प्लांट्स में रहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो गया? बी हमारा सही हो गया। आगे चले। द रिएक्शन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज कैटेलाइज्ड बाय। देखो यहाँ पे ना तो C3 लिखा है ना C4 लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि वो कौन से है जहां से हमारी प्राइमरी फिक्सेशन होता है। तो RUBP कार्बोक्सिलेज से भी होता है और PEP कार्बोक्सिलेज से भी होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही है। अगर स्पेशली मेंशन कर देते कि C3 प्लांट्स में बात कर रहे हैं तो RUBP कार्बोक्सिलेज हो जाता, और अगर प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इन C4 प्लांट्स करते तो PEP कार्बोक्सिलेज हो जाता। आंसर यहाँ पे कौन सा सही है? सी हमारा सही है। आगे चलो।
CO2 when CO2 is added to PEP, क्या कह रहा है कि हमारे CO2 को या इसकी फॉर्म को HCO3 को ऐड कर रहे हैं PEP के साथ, जो कि है फॉस्फोइनोल पायरेट, जो कि हमारे C4 प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो पहला प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसिटेट, जो कि क्या है 4 कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक एसिड है, इसलिए तो C4 पाथवे नाम पड़ा। और एंजाइम कौन सा काम कर रहा है, फॉस्फोइनोल पायरेट कार्बोक्सिलेज काम कर रहा है। ठीक है, आगे चले। इतने ही थे हमारे फोटोसिंथेसिस के लास्ट 30 इयर्स के क्वेश्चंस और हमारे NCERT एग्जाम्पलर। आई होप आपको समझ आ गया है। आपको अगर समरी में मैं बताऊं तो आपको क्या देखना है, आपको लाइट रिएक्शन पढ़ लेनी। लाइट रिएक्शन में साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। हमें केल्विन साइकिल और C4 साइकिल की डिस्टिंग्विशिंग चीज़ें देख लेनी है कि C4 साइकिल में क्या हो रहा है, C3 में क्या हो रहा है, ATP कहाँ पे कितना यूज़ हो रहा है, और C3 और C4 प्लांट्स में भी डिस्टिंग्विश कर लेना है कि कहाँ पे प्राइमरी फिक्सेशन होगा। C4 प्लांट्स में C3 साइकिल भी काम कर रही है, रुबिस्को हमारे बंडल शीट में प्रेजेंट है या मीजोफिल सेल में प्रेजेंट है। और उसके बाद हमारे जो फैक्टर्स है फोटोसिंथेसिस। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि C4 C3 में जो प्राइमरी जो चेंज आ रहा है हमारे एफिशिएंसी का, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी का, वो क्यों, क्योंकि C4 में हमारा फोटो रेस्पिरेशन एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में वर्क कर रहा है। तो क्या ये चीज़ क्लियर है? आप इसको दोबारा अच्छे से पढ़ेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।